अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप, कैसी गुजरी है ज़िंदगी आपकी? नया नया मौसम या हल्की हल्की सी ठंड की वो जो होती है ना एक लहर, वो आ रही है। और जब सर्दी आ जाती है तो हम गर्मी को मिस करते हैं, जब गर्मी आ जाती है तो हम सर्दी को मिस करते हैं। तो ये इंसान की फितरत है। चाहे टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे बढ़ जाए, मगर वो पुरानी यादें, जब फ्रिज नहीं था या एसी नहीं था या ये गैजेट्स नहीं थे, जब आप अपने बचपन में जाते हैं तो आपको याद आता है कि उस वक्त हम बोर नहीं होते थे। उस वक्त हम बहुत कुछ करते थे। हमारा बचपन चीज़ों से भरपूर था। हमारे पास टाइम नहीं होता था, कुरान पढ़ना है, ट्यूशन पढ़नी है, स्कूल जाना है, फिर उसके बाद आके बाहर खेलने जाना है। हमारे गेम्स नहीं ख़त्म हो जाते थे, चाहे वो घर के खेल हो, गुड़िया गुड्डे की कहानी हो, चाहे वो बाहर पिट्टू बारी हो, खो खो हो। यानी कि आज दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, मगर फिर भी हम अपने बच्चों को ये बता रहे होते हैं कि पता है हम वो जो गेम खेलते थे ना, हम वो जो हमारा बचपन था ना, हम अपने बच्चों को कभी कभार उनके कान पक जाते हैं सुन सुन के कि बस अम्मा आप अपने बचपन की बातें करना ख़त्म करें। लेकिन आप जिस भी एरा में हैं, आप चाहते हैं लौट के उन पुरानी यादों में, पुरानी बातों में, क्योंकि वो आपकी पर्सनालिटी बिल्ड करता है, वो आपको वो मेमोरीज़ देता है, वो बचपन जो आप कभी कभार जब बहुत डिप्रेस होते हैं तो आप वो सोच के फ्रेश हो जाते हैं। वो बचपन की यादें, नानी के घर सारे कज़न्स का एक साथ जमा होना, और फिर वो गर्मी की छुट्टियाँ, वो इतनी लग्जरियस नहीं होती थी जैसे कि आज आप कभी कभार वेकेशन पे निकल जाते हैं, लेकिन सारे कज़न्स का अंडर वन रूफ एक साथ जमा होना वो कोई नहीं भूलता। सो कभी कभार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मेमोरीज़ बिल्ड करती हैं। मैं सोचती हूँ कि मुझे हर चीज़ याद नहीं, लेकिन कभी मैं 6 साल की थी या 5 साल की थी तो मुझे कुछ कुछ पिक्चर्स याद हैं। जैसे मुझे अपने प्ले ग्रुप की पहली टीचर जो थी वो मेरे दिमाग में है। वो जो मेरी टीचर थी, मुझे उनकी शक्ल, उनका नाम नहीं याद, पर उनकी शक्ल, उनका साड़ी पहनना, सोचिए उस वक्त क्या एज होगी मेरी। फिर उसके बाद और दूसरे स्कूल्स की कुछ अच्छी और कुछ बुरी यादें रहती हैं आपकी मेमोरी में, और यही चीज़ें छोटी छोटी आपकी ज़िंदगी बनाती हैं। एक ज़माना, अभी भी हम अपने जेनजी बच्चों को ये बताते कि एक ज़माना था जब रोड्स खाली हो जाती थी 8 बजे वाले ड्रामे के चक्कर में, और 9 बजे वाले ख़बरनामा होता था, वो तो चलता ही चलता था। सो वो जो यादें हैं वो हम शेयर करते हैं अपनी आगे आने वाली जनरेशन से। और कुछ लोग या तो टीवी पे बहुत आते हैं, उनका वो नाम नहीं बनता, लेकिन कुछ लोग उस ज़माने में भी ऐसे थे जो टीवी पे बहुत कम आते थे, लेकिन जो भी वो काम करते थे, चाहे वो एक सिंगल एपिसोड क्यों ना, वो स्टार्स, हमारे स्टार्स हैं, वो लिविंग लेजेंड्स हैं, वो नहीं भूलते। तो मैं जेनजी बच्चे जो आज बैठे हैं उनको ये बताना चाहती हूँ, अपने शो के ज़रिए दिखाना चाहती हूँ कि स्टार्स कैसे होते थे हमारे ज़माने के, या स्टार्स कैसे बना जाता है। उसके पीछे पूरी एक साइंस होती है। अक्सर आपको बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ ऐसे हैं जिनको आप बाकायदा, मैं कहती हूँ जिनको आप पूछते होंगे, जिनको आप एडमायर करते हैं। कुछ सिंगर्स ऐसे हैं, कुछ सिंगर्स के अलावा आजकल तो इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं जिनकी कही हुई बात पत्थर की लकीर होती है। आपको लगता है शायद उन्होंने जो ये कामयाबी हासिल की है ये एकदम ऊपर गए हैं और आ गए हैं, लेकिन जिस ज़माने की मैं बात कर रही हूँ, जब रोड्स खाली हो जाती थी, कोई एक ड्रामा मशहूर हो गया है, कोई सेलिब्रिटी एक मशहूर हो गया, उसके प्रोजेक्ट्स को देखने के लिए बाकायदा लोग शादियों में जाना लेट कर देते थे, इवेंट्स पे जाना लेट कर देते थे, या कहते थे हमें जाना ही नहीं। आज हमारा वो फेवरेट ड्रामा आने वाला है, वो जो फेवरेट हमारी हीरोइन है या हीरो है, हमें उसको देखना है, उसको एडमायर करना है। सो वो कहते हैं ना कि उनकी बहुत मेहनत होती है। आपको वो चंद ड्रामों में तो नज़र आए, लेकिन उसके पीछे पूरा उनका एक बैकग्राउंड होता है। सो आज की मेरी जो सेलिब्रिटी गेस्ट है, मैं उनकी ज़िंदगी के बारे में जो उन्होंने हासिल किए अचीवमेंट्स हैं उनकी, मैं वो पूछना चाहती हूँ कि कैसे हमारी जेनजी जो है वो ये डिसिप्लिन, वो ये एजुकेशन, वो ये ब्यूटी विद ब्रेन्स कैसे लाए, अपने अंदर वो एलिमेंट कैसे लेकर आए जो लैक कर रहा है हमारे जेनजीज़ में। सो आज उनसे बात करके उनकी ज़िंदगी की बड़ी मज़े की चीज़ें हम अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे उनके साथ। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद वो जो सड़कें खाली होने की बात की थी, वो बिल्कुल मैं उस पर कायम हूँ, और ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊँगी कि आज कौन सी आपकी फेवरेट सेलिब्रिटी गेस्ट
जो जिनकी जगह कोई नहीं ले सकता, और वो अभी भी हमारे लिए स्टार ही है। भले बड़े कम कम नज़र आती हैं बहुत, लेकिन जब नज़र आती हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप चैनल स्विच कर जाएं। बता दूं, फरियाल गौहर होंगे हमारे साथ, याद रखिएगा, इधर उधर जाने का ही नहीं, अब तो मुझे कोई डर ही नहीं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। टीज़र तो मैं आपको देके ही चली गई थी ना कि हमारे पास आज शो पे कौन है, और जब मैंने कहा इनका इंट्रोडक्शन बनाती हूँ तो मेरे पास जो सीवी आई इनकी तरफ से वो कोई 11 पेज की सीवी थी कि हम जिसे सेलिब्रिटी समझते हैं, स्टार समझते हैं, और हम कहते हैं कि इन्होंने इनकी ड्रामों की लिस्ट तो कम, इन्होंने कम ड्रामों में काम किया, लेकिन जब वो 11 पेज की सीवी हम देखते हैं और सोचते हैं क्या है, तो सारी डिग्रीज़, पढ़ाइयाँ, कोर्सेज, कहाँ कहाँ पार्टिसिपेशन है ज़िंदगी में, तो वो मैं तो पढ़ पढ़ के ही थक गई। तो मैंने सोचा कि ज़िंदगी में इन्होंने इतना कुछ अचीव किया है कि जाहिर है फिर वो जो चंद कुछ घंटे मिले या कुछ टाइम मिला, वो इन्होंने आपके लिए स्क्रीन पर आकर अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। सो आइए वेलकम करते हैं आपकी फेवरेट एक्ट्रेस, ब्यूटी विद ब्रेन्स, वुमेन ऑफ सब्सटेंस, एक्टिविस्ट, ख़वातीन के लिए काम करने वाली और एक खुला दिमाग लेके, मेरा ख्याल से अगर पॉलिटिक्स इनके हाथ में दी जाए तो बहुत ही अच्छा होगा हम ख़वातीन के लिए। आइए वेलकम करते हैं फरियाल गौहर। ये अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम निदा। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, मुझे अच्छा लगता है हमेशा आपके पास आना। मुझे इतना अच्छा लगता है कि आप जब हामी भरती हैं, हाँ करती हैं, तो फौरी तौर पर तो फिर हम वेट करते हैं, आपका इंतज़ार करते हैं। आजकल के जो बच्चे हैं, जो जेनजी है, मैं चाहती हूँ कि जो डिसिप्लिन आप लोगों में था हर लिहाज से लेकर, हम कोशिश करते हैं कि उनके अंदर थोड़ा बहुत बात करके उनको समझाएं, उनको बताएं, क्योंकि उन्होंने तो आजकल की सेलिब्रिटीज़ देखे हैं। उनको शायद नहीं पता कि सड़कें खाली होती थी जब आपका ड्रामा आता था। आपने वैसे काम जो है, मैं आपकी रिसर्च कर रही थी तो मुझे देखने में आया कि काम आपने टीवी के ऊपर कम किया है ना? हाँ। और जब मैं रिसर्च करी थी, जो उसमें बंद गली आ रहा था, विशाल टीवी के चांद गिरहन, जो जहाँ हमने बड़े होने के बाद चांद गिरहन देखा, उड़ान भी था आपका एक, उड़ान पीटीवी का था, पीआईए के साथ, उनके कोलैबोरेशन के साथ, और विशाल पहला सीरियल था जो कश्मीर के ऊपर था। अब तो वो कश्मीर की नहीं, कुछ गुलाबी गालों वाले सेब होते हैं, वो कहते थे कश्मीर। नहीं, अब तो वो जो गल जाता है ना सेब, ऐसी बात, छुआरा जो होता है ना, वो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। अभी भी आप स्क्रीन पे देखेंगी तो आप किस किस को पीछे छोड़ जाएंगी। मेरी अम्मी बताती थी आपके बारे में कि वो मतलब लाइक चंद लोग होते हैं जिनको अल्लाह मियां दोनों चीज़ें देता है, ब्रेन्स भी और ब्यूटी भी, और आपका शुमार उन सेलिब्रिटीज़ में होता था। पता नहीं क्यों, जिसको खाली खूबसूरती के साथ नहीं जोड़ते थे, कहते थे कि भाई बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड, बड़ी इंटेलिजेंट भी है खातून। पता नहीं, मैं अपने आप को तो ना ब्यूटीफुल समझती हूँ ना ब्रेनी समझती हूँ। अभी अगर नहीं समझती, लेकिन एक कभी किसी ज़माने में कुछ जोम तो होगा, जब खुदा हुस्न देता है तो नज़ाकत तो आ ही जाती है। नहीं निदा, जिस घर में मैं पैदा हुई, पली बड़ी, जहाँ मेरी परवरिश हुई, वो इन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं था ना। मतलब मुझे सुर्खी लगाने की इजाज़त नहीं थी, मैं इसीलिए यहाँ आकर मैंने नेल पॉलिश लगाई है और सुर्खी भी लगाई है। और तो वो इट वाज नॉट इम्पॉर्टेंट व्हाट यू लुक लाइक, यानी आपकी फिजिकल अपीयरेंस। थी? हम जी, और एक भाई हैं। अच्छा। तो अम्मी बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, वालिद भी, लेकिन उनका जो रुझान था वो काम पर था। और अब्बू का या अम्मी का? दोनों का। जी हाँ। तो अब्बू बहुत कम उम्र में गुजर गए थे ना, उनका इंतकाल हुआ था जब वो सिर्फ 46 साल के थे, मैं 10 साल की थी। तो अम्मी ने फिर हमें पाला, और अम्मी की हिस्ट्री मेरी हिस्ट्री से ज़्यादा दिलचस्प है, क्योंकि वो पाकिस्तान से थी ही नहीं। अच्छा, वो कहाँ की थी? साउथ अफ्रीका से थी। अच्छा। और उर्दू वगैरह बोलती थी वो? नहीं, उर्दू आकर सीखी, पंजाबी आकर सीखी। अच्छा। लेकिन वो साउथ अफ्रीकन मुस्लिम थी। तो ये लोग 1906 में मेरे नाना
गुजरात स्टेट, यानी जहाँ जो जिसको गुजरात काठियावाड़ कहा जाता है, गुजराती बोलती थी अम्मी। हाँ। और वहाँ की जो ज़बान थी साउथ अफ्रीका की, वो अफ्रीकांस है। अच्छा। जो जर्मन, जो तुम भी बोलती हो, हाँ, जर्मन और डच का मिलाप था, क्योंकि वहाँ जो कॉलोनाइजर्स थे वो जर्मन भी थे, डच भी थे। लेकिन जैसे आप 10 साल की थी, आपने बताया आपके अब्बू का इंतकाल हो गया, तो उसके बाद आपकी पढ़ाई का खर्चा, पूरे घर के अखराजात अम्मी ने अकेले बेयर किए? अम्मी ने अकेले, बिल्कुल। मैं आज सुबह ही उनके बारे में ये सोची थी कि उन्होंने कैसे किया। हाँ। क्योंकि वालिद साहब मिलिट्री में थे, फ़ौज में थे, और उनकी पेंशन छोटी सी थी। हाँ। हमारी ज़मीनें थी, क्योंकि वालिद साहब को असल में उनकी किडनी के फेलियर की वजह से उनको फ़ौज बहुत जल्दी छोड़नी पड़ी। अच्छा। तो उसी बीमारी की वजह से उनका बहुत जल्दी इंतकाल भी हो गया। तो वो ज़मीनें भी छूट गईं। वो जो सन 65 की जो जंग थी ना हिंदुस्तान के साथ, तब मैं 5 साल की थी, तो उसमें हमारी ज़मीनों पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। मतलब हमारे जो ट्रैक्टर्स थे वो जलाए गए थे, हवेली जलाई गई थी। और मैंने आपकी सीवी देखी तो आप पूरी दुनिया के कोने कोने में जाके आपने एजुकेशन ली हुई है। तो ये सब स्कॉलरशिप्स की बेस पे थी? क्योंकि नहीं, बहुत खर्चा महंगा कुछ अब मुझे पता है, तुमने अपने बच्चों को पढ़ाया है, आप तो सब जानते हैं। हाँ। तो अम्मी की मतलब वालिद साहब की ज़ाहिर है थोड़ी सी पेंशन थी, वो तो रोज़मर्रा मतलब हमारा उससे ख़र्चा गुजारा होता था। लेकिन जो घर मेरे वालिद ने लिया था, जहाँ मैं पैदा हुई हूँ, हाँ। वो अंग्रेज़ों का बना हुआ पहला घर था लाहौर की छावनी में। अच्छा। और वो 35 कनाल पर मुश्तमिल था। अच्छा। और 35 कनाल होते हैं 4 एकड़। 4 एकड़ पे। तो वो अम्मी ने, जब हम ग्रेजुएशन की तरफ आए, मैं अमेरिकन स्कूल में भाई के साथ थी। हाँ। हम दोनों स्कॉलरशिप्स पे ही थे। अच्छा। वाकई सही बात है, क्योंकि हाँ। उनकी अमेरिकन स्कूल की फ़ी जो है वो डॉलर्स में होती है। ठीक है। हाँ। तो उस तरह से हम वहाँ तक पहुँचे। फिर अम्मी ने ज़मीन बेचना शुरू की हमारी तालीम के लिए बाहर। अच्छा। ना। अच्छा। फिर मैंने जो मेरा पहला मॉडलिंग असाइनमेंट था, मैं उस वक्त किनेड में थी, 19 साल की थी। तो आपने मॉडलिंग से शुरुआत की अपनी? नहीं, उससे पहले मैंने हाथ से शुरुआत की थी। कैसे? वो हाथ मेरे साथ हाथ हो गया था। मदीहा मेरी बहन, बड़ी बहन, वो टेलीविज़न पे बहुत पहले आई थी जी, 70s में। और जिनका नीले हाथ ड्रामा वो बाद में आया था। जी हाँ। लेकिन उनसे तुम तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुई थी जब उन्होंने 70s में कवि साहब के साथ एक सीरियल किया था जो बहुत मशहूर हुआ था, उसका नाम था जंजीर। अच्छा। तो वो उस ज़माने में जो गर्ल्स फ्रॉम गुड फैमिलीज़ वाला जो तस्वुर था। हाँ। ना कि पढ़ी लिखी नहीं आती थी। हाँ। मतलब रूही बानो थी, उज़मा गिलानी थी, खालिदा रियासत थी, और सायरा अंसारी, सायरा काज़मी। हाँ। मेरी बहन, इस तरह के चंद लोग थे ना। हाँ। तो अम्मी नहीं चाहती थी कि मदीहा स्टूडियोज़ में अकेले जाए, तो वो मुझे भेज देती थी मेरे स्कूल के बाद ना। हाँ। तो वो मदीहा बड़ी थी आप? मदीहा बड़ी थी। तो उनकी रिकॉर्डिंग्स हो रही होती थी। तो वहाँ नुसरत ठाकुर थे, जिन्होंने शायद वो डायरेक्टर थे, जिस तरह आपके वालिद काज़िम पाशा। जी हाँ। तो उन्होंने एक शॉट लेना था मदीहा का, जिसमें मदीहा का हाथ दिखता है, यानी वो क्लोजअप हाथ का था। मैं थी तकरीबन 17 साल की, स्कूल में ही थी। तो उन्होंने कहा, भाई मदीहा, मैं तुम्हारी बहन से कहूँ ये काम करवाऊँगा। पता नहीं मेरे हाथ को इतने खास तो थे नहीं, लेकिन बहुत हसीन आपके हाथ अभी भी है, उस वक्त भी थे। नहीं, मैंने तो एक चीज आपकी नोट की हुई है। अंगूठी ऐसी है कि वो किसी के हाथ पे भी हाथ को अच्छा कर देगी। तो वो हाथ मेरा पहली बार टेलीविज़न पे आया। फिर मुझे हैंड मॉडलिंग के लिए कहा गया। उस वक्त मेरे हाथ बेहतर थे अब के मुकाबले में। अभी भी आप, अगर आप बस राजी होने की देर है, आप राजी नहीं होती, अभी भी आपके हाथ मॉडल हो सकते हैं। तो ये ना कि वो मेरे जानवर इतने सारे हैं निदा, कि उनको संभालते संभालते मेरे सारे नाखून भी टूट जाते हैं। तो बहरहाल वो मेरा पहला तजर्बा था। यानी आपसे पहले आपका हाथ आया टीवी में? बिल्कुल ऐसा था। और फिर उसके बाद जब मेरी शादी हुई जमाल शाह के साथ, तो हम लोग क्वेटा गए। तो क्वेटा में तो मैं पर्दे में थी। उनका बहुत कंजर्वेटिव घर था। जमाल साहब आपको पर्दा कराते थे? मतलब उनके पास कैसे चॉइस पर्दा करने के लिए? मेरी बहन, मेरी जान, मेरी बच्ची, जब आपको प्यार होता है आप बहुत से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। और मैं हमेशा और अभी भी जो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है ना, जिसमें आप पल रहे हैं,
रह रहे हैं, जैसे देश वैसा भेष। उसकी इज्जत करना बहुत ज़रूरी है। मुझे अपने ससुराल से बेहद प्यार है, यानी साबिक अभी भी आप मिलती हैं? अरे रोज़ाना मुझे मैसेजेस आते हैं, रोज़ाना बगैर नागे के। तो आपने कैसा वाला पर्दा किया, वो कट वाला? नहीं, उन्होंने पहले मुझे मुरकई, जो मेरी सास थी, उनका बुर्का पहनाने की कोशिश की। अच्छा। मुरकई इतनी सी थी और मेरा कद 5 फुट 8 इंच है, तो वो यहाँ तक आता, शटलकॉक था वो, यहाँ तक आ रहा था, तो वो तो ना बने बात। फिर उन्होंने वो एक वहाँ की चादर ख़ास होती है जो 2.5 भर की, भर नहीं, ये मेरा पश्तो वाला लहजा निकल आता है, बर की होती है, 2.5 या जो भी होती है, डबल बर होता है उसका, ठीक है, यानी वो ज़मीन तक होती है। और उसका तरीक़ाकार ये होता है कि आप अंदर से हाथ नहीं दिखने चाहिए। अच्छा। चाहे मेरे हों चाहे किसी के भी हों, वो आपको ना ऐसी लपेटनी होती है कि सिर्फ एक आँख आपकी ज़मीन को देख सकती है, ऊपर नहीं आप देख सकते। वो आपने लिया? वो मैंने लिया, मैं पढ़ाती थी। प्यार की खातिर। हाँ। तो मोहब्बत आपको पहली दफ़ा हुई कैसे थी? उनके ये थे डिम्पल्स, बस आप मर गई? हाँ, उस पर मैं मर गई थी। हाँ, तो फिर मैं दोबारा जब मुझे होश आई तो मैंने कहा नहीं, ये काफ़ी नहीं है। यानी डिम्पल से कुछ नहीं। जमाल बहुत अच्छे हैं, बहुत टैलेंटेड हैं। तो आपने मोहब्बत में सबसे पहले ये है कि आपने पर्दा किया, जो कि आप पहले नहीं करती थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो मिनी स्कर्ट्स पहनती थी। मतलब पता तो नहीं आपके उस पे चैनल पे चलेगा कि नहीं, लेकिन मैं सीधा मॉन्ट्रियल से आई थी, जो मैं McGill में, मैं यूनिवर्सिटी में थी, तो वहाँ तो बूट्स और मिनी स्कर्ट्स होते थे मेरे। तो वो अम्मी स्कर्ट्स पहनती थी। अम्मी साउथ अफ्रीका में पली बड़ी, तो वो जब किनेड में आई थी ना, वो हाँ, जब थी तो इंडियन मुस्लिम, लेकिन वो पली बड़ी एक वेस्टर्न माशरे में, तो जब किनेड में वो पढ़ने आई लाहौर में, तो शी वॉज वेयरिंग स्कर्ट्स। तो आपने बुरके के बाद फिर उसके बाद टीवी पे कैसे एंट्री हुई? हाँ, तो ये हुआ ना कि जमाल को बड़ा शौक था कि टीवी पे जमाल को अभी भी बहुत शौक है माशाल्लाह। हाँ, तो वो बहुत शौकीन है। तो बहरहाल, यू नो, व्हेन यू लव समवन देन यू, आपको पता है आपके जाने के बाद जब वो मेरे शो पे आए थे, तो मैंने उन्हें बताया कि आप आई थी, तो उन्होंने कहा कि मैंने उनसे ऐसे पूछा कि क्यों हुई ख़त्म, तो कहने लगे मैं बहुत लेजी था। मैं बताया उन्होंने, उनके उन्होंने ऐसे कहा होगा, यार निदा हम बहुत लेजी थे। वो बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड है, लेकिन वो ऑब्वियसली ये इश्यूज उन्होंने बताया था, लेकिन मतलब आके उन्होंने कन्फेस किया था। वरना होता है रिश्ते खत्म होते हैं तो लोग एक दूसरे के ऊपर उल्टी पुल्टी बातें करते हैं। आपने भी उनके बारे में अच्छी बातें, अच्छे से जिक्र किया। जो दुख होता है आपका, वो आप हर एक के साथ अगर शेयर करते हैं तो आप दूसरे शख्स की इज्जत को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं। तो वो जो पब्लिक में हैं, वो अब शादीशुदा हैं, उनके बच्चे हैं, तो मैं तो नहीं पब्लिकली वो कह सकती ना जो मेरे अंदर है। बिल्कुल, वो शायद मैं किताब की सूरत में लिख दूं और फिर वो सारी दुनिया में है। बिल्कुल है। जमाल बच के रहो बच्चू। मेरी अभी भी बात होती है जमाल से। सुना, आप इतने मज़े की बातें करती हैं हमेशा से या हर वक्त? पूछे ना आपके जो कहाँ है ना, हर वक्त वो मुझे पूछते थे कि बॉस आपकी लैंग्वेज है ना यहाँ टेलीविज़न की इंडस्ट्री की, खास तौर से किरैची की। तो आपने बताया नहीं ड्रामे में कैसे आई आप? जब इतना बुरके तो वाली उन्होंने जो जमाल लेकर आए भाई, अच्छा, जमाल का कसूर है भाई, उसको एक साथ मिला के भाई मियां बीवी दोनों आए। आप ही के तो वालिद का प्ले था, पता नहीं कौन सा था, एक बंद गली थी, हाँ शायद कासिम जलाली थे एक डायरेक्टर, दूसरे कासिम पाशा थे, ठीक है, तो दो ही थे और वो दोनों कराची के। नहीं तो आपको कराची बुलवाया था? नहीं, पोस्टिंग्स होती थी ना, क्योंकि PTV सरकारी इदारा था। पता है उस वक्त सजा के तौर पे भेजा जाता था। हाँ, काला पानी था ना। सजा को जजा बनाने, मैं तो कहती हूँ मेरे पेरेंट्स का नाम अगर बना है तो क्वेटा से बना। हाँ, तो वो गलत एक तासुर है ना, क्वेटा बहुत ज़बरदस्त जगह थी। एग्जैक्टली। और मेरे जो सबसे अच्छी मेमोरीज हैं अपनी, मैं समझती हूँ मेरी ज़िंदगी की, वो मेरा ससुराल है। मतलब मेरी सास जो गुजर गई हैं, आपकी बनती थी उनसे बहुत? ओहो, अरे उनकी मैं चुटिया बनाती थी, उनका जो उसको चिलिम कहते हैं, जो हुक्का था, उसको उसके अंदर तंबाकू भरना, सारा कुछ। ज़िंदगी में मैंने ये चीज़ें नहीं देखी थी, लेकिन वो मुझे परियाल कहती थी, परियाल, ठीक है, मतलब फे पश्तों में नहीं है, जो खालिस ठेठ पश्तो होती है ना। 3 प्लेज में शायद वो बन गली थी, और फिर एक कोहकन था, वो जमाल ने खुद लिखा था स्क्रिप्ट, जिसमें मैं एक पागल पठानी बनती हूँ,
जो सारी ज़िंदगी मैं वैसे ही फिर रही। हाँ। और वो लॉन्ग प्ले था जो फिल्म की दौरानिए का था। हाँ। और शायद एक और था जो मैं भूल रही हूँ, या शायद 2 ही थे। अच्छा। क्योंकि एक आपके वालिद ने बनाया था, डायरेक्ट किया था, और एक कासिम जलाली ने। तो उसके बाद हुआ ये कि मेरे ससुराल में जिसको पंजाबी में कहते हैं कि खप मच गई, ठीक है। हाँ, तो अब जाहिर है उनकी बहू आ गई तो पूरी डेलीगेशन आई भाई कहने के लिए कि भाई इनका तो हम मतलब एक तरह से सिंबॉलिकली मेरा जनाजा निकालने आए थे। ये तो मर गई हमारे लिए ना। फिर कैसे बची आप? भाग गई। वो मेरे पीछे पीछे कोयटा से भाग गई? नहीं, ऐसा हुआ कि मेरे ससुर यार मोहम्मद शाह, सैयद यार मोहम्मद शाह, वो आए, घर पे आए। जमाल भाग गया। जमाल असल में भाग गया था, बुज़दिल आदमी। हाँ, वो भाग गया था। मैंने पहले, वो काफ़ी सारे लोगों के साथ आए। हाँ। बाकायदा एक जरगा सा बैठा, और मेरे घर में सिर्फ 6 प्याले थे। हाँ। तो वो मैं मुश्किल से उनको पूरा करके दिया। और उन्होंने ये बयान करने आए थे कि बेटा आपने बहुत बड़ी गलती कर ली ना। हाँ। तो पहले तो मैंने कहा कि अव्वल तो आप अपने बेटे से पूछें। हाँ। ठीक है। मैंने फिर उनको पूरा किस्सा सुनाया कि जब मेरी वालदा आई पहली बार, मतलब मेरे वालदैन की शादी लंदन में हुई थी। अच्छा। अम्मी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ती थी 1948 में। ठीक है। और वालिद साहब डिप्लोमेटिक उसमें थे मिलिट्री के, लेकिन वो पाकिस्तान हाई कमीशन में, जिसको टेक्निकल लियाज़न ऑफिसर कहते हैं, वो पाकिस्तान मिलिट्री के पहले टेक्निकल लियाज़न ऑफिसर थे। वो ज़रा खूबसूरत लोगों को भेजते थे ताकि मैं दुनिया देखे। तो आप अब्बू पे गई हैं, अम्मी पे? मेरे अब्बू वो क्या था, वो जो इंश्योरेंस वाली कंपनी का गाना था, ए खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे, ए खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे। मेरे अब्बू, मैं नहीं समझती कि उन जैसा इतना खूबसूरत आदमी कभी पैदा हुआ हो उनके बाद। सो बस ये तो बात फाइनल है कि आप उन्हीं पे गई? नहीं, वो तो पाँव बराबर नहीं। उनकी आंखें निदा वो थी, अंग्रेज़ी में एम्बर कहते हैं, अंबर। हाँ। अंबर यानी कि वो सुर्ख आंखें थी उनकी, और बाल बिल्कुल स्याह, जैसे यहाँ आपकी एक लड़की है मानसेरे की, बिल्कुल स्याह। हाँ। और स्किन उनकी ऑलिव थी, वो गोरा रंग नहीं था उनका। हाँ, उनकी बहनें बिल्कुल दूध वाली, वो उनका गोरा रंग, लेकिन मैनली रंग था भाई। जो उनके नक्श थे, जो यहाँ उनका डिम्पल था, जो उनकी नाक सीधी, जो उनकी आँख, मतलब कि मेरे पेरेंट्स को पेंट किया जाता था ना। आपकी अम्मी भी हसीन? अम्मी तो मतलब फिल्मी सितारा, इंडिया की, बॉम्बे की लगती थी। वो उनके जो ब्लाउजेस होते थे, मतलब उस ज़माने में यूं कट होता था ब्लाउज में, जो अब जाके दोबारा आया है फैशन, यूं कट होता था, उसके इर्द गिर्द शीशे का काम किया होता था। उनके ये गुलूबंद, उनके कुंदन के होते तो थी, लेकिन पहनना एलिगेंट बहुत थी, इतनी एलिगेंट, मतलब हाँ। अभी भी जब लोग कहते हैं ना कि अच्छा साड़ी सिलवाई नहीं आपने, मैंने कहा ये तो बहुत, ये तो ऐब है। हाँ बिल्कुल, मतलब साड़ी सिलवाना। हाँ। तो मेरे वालिदैन, अम्मी और आगा कहते थे हम अपने वालिद को, लंदन में इनको पेंट किया गया था रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट में। वो मतलब ऐसे स्टनिंग, क्योंकि डिप्लोमेटिक सर्कल्स में मूव करते थे, तो वो अच्छा, फिर बकिंगम पैलेस में उनकी गार्डन पार्टीज़ में क्वीन के साथ, वो उस सोसाइटी में रहते थे। जी हाँ। तो मैं अपने जब ससुर के सामने बैठी और उनको मैंने समझाया, ससुर के सामने जब बैठी और जब बात की, वो एक ब्रेक के बाद हम दोबारा आगे कंटिन्यू करेंगे। ओहो, ये तो मैंने देख लिया कि यार मोहब्बत में इंसान क्या से क्या कर लेता है, आंखों में पट्टी बन जाती है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। बैठे हैं हम आज फरियाल गौहर के साथ, और खट्टी मीठी मज़ेदार चटपटी बातें भी। मुझे लग रहा था जब आप आएंगी तो चलिए खट्टी मीठी तो होंगी, ये नहीं पता था कि चाट मसाले वाली खट्टी वाली बातें भी होंगी। अरे देखिए, जो बातें मैं कर सकती हूँ, यहाँ आपके टेलीविज़न का प्रॉब्लम हो जाएगा। आपकी पॉलिसी जो है वो नहीं इजाज़त देगी। वैसे आप वैसे ही बातें करने के मामले में आपकी कंपनी जो है चटपटी है, क्या कहते हैं आपके दोस्त? है। हाँ, मैं तो एंटरटेनर समझी जाती हूँ। हाँ, और मैं थक जाती हूँ, मतलब कि मैं फिर जाती नहीं हूँ। हाँ, क्योंकि मैं रोक लेते होंगे ना, सब बैठो यार, थोड़ी देर और बैठ जाओ। नहीं, घर आते भी जाते नहीं है। ओहो, हाँ, मेहमान नवाज खुद है यहाँ।
भाई मुझे तो करना पड़ा एक अरेंजमेंट। मेरे अच्छा। एक असिस्टेंट हैं अब्दुल मजीद, सुन रहे हो? हाँ। उनसे ये तय हुआ है कि मजीद 4 बजे लोग आ रहे हैं, 6 बजे तक तुमने मुझे फ़ोन करना है। हाँ। कि मैडम आप लेट हो रही हैं, आपका सीरियसली सबको पता चल जाएगा। लोग जाते नहीं है। हाँ। नहीं, मेरे अंदर बहुत से मुख्तलिफ लोग बसते हैं, इसीलिए तो मेरा साइज़ इतना बड़ा है ना, क्योंकि मुझे बहुत से लोगों को अंदर अकोमोडेशन दी हुई है मैंने। मतलब कि कार्पेटेड, फुली कार्पेटेड, बाथरूम अटैच, सब कुछ है। अच्छा। हाँ, उसमें रहते हैं। जो एक उसमें है वो मैं बहुत खामोश भी हूँ, बहुत। मतलब आप कब होती हैं खामोश, मतलब इन द सेंस कि कभी बहुत सवेरे फेज आता है नहीं ना? नहीं, फेज़ नहीं। मेरा जो मी टाइम है वो रोज़ाना सुबह उठकर मैं लिखती तब हूँ। आपका रूटीन क्या है? मेरा रूटीन कि मैं बहुत सुबह उठती हूँ और उसका ये नहीं होता कि या 5 या 6, मैं तो 3 बजे भी उठ जाती हूँ। जब मैं लिख रही होती हूँ, जब मैं अपनी किताबें लिख रही होती हूँ, तो मैं अक्सर रात को लिखती हूँ, अंधेरे में, बिल्कुल अंधेरे में। तो उस वक्त बहुत आमद होती है। लेकिन मुझे जो मी टाइम पसंद है ना, मुझे मी टाइम बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब मैं अपने आप को बहुत पैम्पर करती हूँ। क्योंकि आजकल जो जेनजीज हैं उनको हमेशा होता है भाई हमें मी टाइम चाहिए, और इनकी मी टाइम में बिंज वॉचिंग होती है मोबाइल पर। मी टाइम नहीं है ना, वो तो मी टाइम नहीं है। मी टाइम वो है कि आप बस सुकून से सिर्फ और सिर्फ आप लंबी सांस लें और अपना जो इर्द गिर्द है उसको अप्रिशिएट करें। मेरे यहाँ बहुत बहुत ज़्यादा दरख्त हैं, उन पर परिंदे हैं, उनके घर बनाए हुए हैं, उनको हम चारा वगैरह देते हैं, तो वो सुबह मुझे फिर मौसीकी सुनाते हैं। अच्छा देखिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए जिस तरह की ज़िंदगी आप अभी जीती हैं, अपने हिसाब से, अपने तरीके से, आपको ये पता चल गया है कि मेरी इंजॉयमेंट क्या है, मुझे कहाँ से ऑक्सीजन मिलता है, मैं क्या करती हूँ। ये हर वक्त नहीं होता, हर एज डिफरेंस होती है। जैसे आपने कहा आप एक्टिंग में आई, फिर हम वहाँ से बात छोड़ के अब इधर आए, तो मैं दोबारा से उस एरा में वापस जाना चाहती हूँ कि ये चीज़ें बंदा स्टेप बाय स्टेप सीखता है ज़िंदगी में। तो आप वही बताएं कि कैसे आहिस्ता आहिस्ता अपनी चीज़ें सीखी और वो अपनाई जिससे आपको खुशी मिलती है। निदा, जब शादी के बाद आप वो था कि आपने अपने ससुर को ये सारी बात बताई? ससुर को मैंने जो बात बताई वो तो रह गई। जो असल बात थी वो ये थी, मैंने कहा अम्मी और आगा जब पेशावर शहर पहली बार आए हैं और आगा ने तारुफ के लिए मतलब अम्मी को आपके मेरे दादा के घर लेकर आए, तो अम्मी ने स्लीवलेस ब्लाउज और साड़ी ओढ़ी हुई थी। वो पहनती यही थी। उनके बहुत खूबसूरत बाजू थे, मतलब वो उनकी जिसामत भी बहुत खूबसूरत थी, अजंता एलोरा वाली। अच्छा। और मेरे ख्याल में मेरे वाले लट्टू भी उन पर इसीलिए हुए थे। तो उनकी स्किन, उनके भी डिम्पल्स थे भाई। अब हम क्या करें, डिम्पल वाले लोग हैं। तो मेरी फुप्पियाँ जो मेरी अम्मी को पहले से जानती थी, क्योंकि एक जो छोटी फुप्पी थी मुजफ्फरा, वो अम्मी के साथ कॉलेज में, किनेट कॉलेज में पढ़ती थी, तो वो जानती थी अम्मी को। सब तालीम याफ्ता थी। एक किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में थी, एक जो थी वो प्रिंसिपल थी फेडरल गवर्नमेंट कॉलेज की। दादा ने कुछ कहानी लाई? नहीं, उन्होंने चादर लाकर मेरी अम्मी पे डाल दी। चादर जो ओढ़ी जाती है ना, तो मेरे दादा ने कहा ये क्या कर रहे हो, ये मेरी बहू जिस तरह से आई है मेरे घर में उसी तरह रहेगी, उसी तरह जाएगी, ये आप लोग इनको चेंज करने की कोशिश मत करें। फिर उन्होंने क्या किया कि उनका एक 4 घोड़ों वाली बग्गी होती थी। बड़े जो ज़रा असर और रसूख वाले लोग होते थे उनके पास बग्गियाँ होती थी, ठीक है। और अभी भी वो है, मतलब वो उस हवेली का हिस्सा है। उसमें बिठाकर मेरे वालिद को कहा शहर में घुमाओ, दिखाओ ये हमारी बहू हैं। और बस अम्मी ने यूँ किया कि पल्लू ओढ़ लिया, सर पे ले लिया, मतलब बाजू भी छुप गए, काम बन गया, ठीक है। मैंने ये जब अपने ससुर को सुनाई क्या ये जिक्र किया, तो वो खामोश हो गए ना कि भाई ये बहुत पुरानी बात है और आप इस सदी में मुझसे ये तवक्को रख रहे हैं कि मैं चादर और चार दीवारी की अंदर हद में रहूं। आप ही का बेटा लेकर आया, आप उससे बात करें, ठीक है। अब मैं उसके साथ, यानी मेरी ज़िंदगी जुड़ी हुई है, आपका नहीं खाती, ठीक है। तो ससुर थे सख्त, बल्कि वो तो अपनी जो बेगम थी मेरी सास, उन पर भी काफ़ी उन्होंने सख्ती की हुई थी। तो उन बेचारों का एक अपना डायनामिक था, मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, तो मैं वहाँ से चली गई। अच्छा, ठीक है। अब मैं उनको रिफॉर्म तो नहीं कर सकती थी ना, मैं चेंज तो नहीं, मैं उनको 20वीं सदी या 19, उस वक्त 20वीं सदी थी, उसमें तो नहीं ला सकती थी। तो वो इत्तेफाक था कि जमाल को एक ब्रिटिश काउंसिल का स्कॉलरशिप मिला लंदन के लिए, तो हम यूँ निकले, ऐसे करके निकल गए। तो वो आप कुछ ड्रामे करके फिर गए थे लंदन? हाँ, दो करके।
और फिर जब वापस आए ही हम 86 में गए थे, 83 में मेरी शादी हुई थी। 84 में मैं क्वेटा में रहना शुरू किया, उन्हीं के जॉइंट फैमिली में 38 लोग होते थे एक ही घर में। हाँ, तो आपने वो जॉइंट फैमिली का मज़ा भी चखा हुआ है? हाँ, मुझे देखें, मैं बहुत इजीली एडजस्ट करती हूँ। हाँ। मतलब अब जाके शायद मुझे अपनी खामोशी पसंद है ज़्यादा, तो मैं ज़्यादा लोगों को बहुत अरसे के लिए बर्दाश्त नहीं करती। हाँ। लेकिन मुझे एक मेरे ख्याल में एक गिफ्ट है शायद कि हर बंदे में कोई ना कोई खूबसूरती ज़रूर दिखती है। तो वहाँ जो बच्चे थे, उनके जमाल के ज़्यादातर वो भांजे भतीजे ही थे ना, वो सब मुझे यूनिवर्सली मामी, अभी भी मामी कहते हैं, हालांकि मैं उनकी मामी नहीं हूँ, मैं चाची हूँ या थी। वो मैं उनका होमवर्क उनके साथ बैठ के, उनकी माएँ जो थी वो तालीम याफ्ता नहीं थी। हाँ। मैं होमवर्क, मतलब आई वॉज वेरी मच अ पार्ट ऑफ द फैमिली ना, मतलब मैं सिर्फ जमाल की बीवी नहीं थी। हाँ। मेरा रोल उस घर में भी था। हाँ। और मैंने पहली दफ़ा ये बातें कोई नहीं जानता आपके बारे में, नहीं जानता। मतलब मुझे नहीं पता था कि सिलवट्टे पे मसाले कैसे पीसते हैं, ज़मीन पर कैसे बैठा जाता है। ये उनका घर बिल्कुल रवायती था। हाँ। कोई सोफ़े यूँ नहीं था, ठीक है, वो न्यालीचे जो ज़मीन पर बिछाए जाते हैं, ज़मीन पर हम सोते थे। बल्कि एक मर्तबा तो ऐसा हुआ कि जो मेरा गद्दा था ज़मीन पे, पतला सा गदेला टाइप ना, हाँ। तो उसको जब रोज़ाना उसको रोल करके दीवार के साथ हम लगा देते थे, तो उसके नीचे से बेचारी चूहिया छोटी सी मरी हुई नहीं बेचारी, इतनी प्यारी, और उसके बच्चे, उस बेचारी ने बच्चे दे दिए, मैंने कहीं करवट ले ली, वो दब गई। मुझे इतना अफसोस हुआ उसको, फिर मैंने दफनाया सबको ना। हाँ। तो ये वाला टाइम आपने कितने अरसे तक गुजारा? मैं 2 साल क्वेटा में जॉइंट फैमिली में रही। हाँ। फिर हम 86 से 88 तक हम लंदन में थे, और वहाँ भी मैंने काम किया। जमाल पढ़ रहे थे, मैंने भी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जाना था। आपने पढ़ाई की? जाना था, मेरा दाखिला हो गया था। जमाल ने प्रॉमिस किया था और वो प्रॉमिस पूरा नहीं हुआ। बहुत से प्रॉमिस। क्या काम करती रही वहाँ? मैं वहाँ एक परफॉर्मेंस कंपनी के साथ। अच्छा। उसकी वजह से मुझ में कॉन्फिडेंस आया। और वो परफॉर्मेंस कंपनी, क्योंकि मैं बग़ैर किसी मतलब जो मेरा पॉलिटिकल या सोशल कॉन्शियसनेस है, उसके बगैर मैं काम नहीं कोई करती। उसका ताल्लुक़ होना होता है दुनिया की बेहतरी के लिए, लोगों की आपको बेहतरी के लिए। कभी क्रेविंग उस वक्त नहीं हुई कि मैं दोबारा स्क्रीन पे आऊँ? क्योंकि देखें, वो स्क्रीन वाला ज़माना तब था जब बाकी सड़कें खाली होती थी और आप एक भी प्रोजेक्ट करते थे, आपको पहचानने लोग ऐसे लगते थे, एयरपोर्ट हो, बाजार हो। मेरी जान, देखो ये सारी चीज़ें बहुत सरसरी होती हैं। दीज आर मीनिंगलेस थिंग्स ना। आपकी पहचान ये नहीं है कि आप खूबसूरत लगते हैं या कि आप ग्लैमरस हैं या आप टेलीविज़न पे 100,000 दफ़ा दिख गए। आपकी पहचान होनी चाहिए आपके काम में, और वो काम वो होना चाहिए जो किसी और की ज़िंदगी में बेहतरी लाता है। ये अपने आप को मतलब शीशे के सामने देखना और लोगों को दिखाना, दिस इज़ नो काम, दिस इज़ नार्सिसिज्म, ये नरगिसियत है। ठीक है, तुम मेरे। लेकिन आप अपने होने का इस दुनिया में हर किसी का कोई ना कोई मिशन होता है। तो वो मेरे मिशन है ना। हाँ, वो मेरा मिशन है ना कि मैं जहाँ भी मुझे कोई भूखा जानवर, ज़ख्मी बीमार जानवर मिलता है। एनिमल लवर हैं आप? हाँ, वो तो बचपन से थी। 3 साल की उम्र से। 3 साल की उम्र से मैंने 8 साल की उम्र में तो हॉस्पिटल बना लिया था। जानवरों का हॉस्पिटल था बाकायदा। उसमें आप अपना ख्याल कितना रखती हैं? देखिए काफ़ी, जैसे अपने खाने पीने का, अपनी सेहत नहीं, का इतना नहीं मतलब जैसे लोग हैं ना कि वो मतलब अब तो वो सब लोग ये ओलंपिक पर लग गए हैं, वो बाद में पता चलेगा उनका क्या हाल हुआ है। ठीक है। वो तो मेरी अपनी सोच उसके बारे में बहुत ही नेगेटिव है। बहुत ही। मैं एक एक्सपर्ट को न्यूट्रिशनिस्ट हैं डॉक्टर आयशा, उनको भी मदू कर लेती हूँ। मुझे आपकी खुराक के बारे में जानना है कि इन द सेंस के पाए। हाँ बिल्कुल, डॉक्टर आयशा को भेजें। पाव भाजी। अरे बाप रे। हाँ हाँ, अरे बाप रे, अरे कराची के लोग हो। हाँ ना। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आयशा, आइए तशरीफ रखिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आयशा। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप हैं डॉक्टर आयशा? जी। आप पॉकेट एडिशन हैं। पॉकेट एडिशन है। हम लोग, जैसे कि मैंने कहा कि आपकी लाइफ डिसिप्लिन है, और हम देखते हैं कितना इतनी 11 पेजों की तो इनकी सीवी है माशाल्लाह। इतनी एजुकेशन और सब इन चीज़ों के लिए दिमाग बेहतर करने के लिए हमें कहते थे एक ज़माने में बादाम खा लो, बचपन में कहते थे 7 बादाम खा लो। तो क्या ये बादाम खाने से वाकई ये मिथ है या इनकी जेनेटिक में ये इंटेलिजेंस आई है, या बादाम खाने से कुछ जीन्स में तो आई ही होगी, लेकिन यह है कि हम इन एडिशन अगर ख़ुराक में भी कुछ अच्छी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो वो कहते हैं ना कि
तड़का भी अच्छा सा लग जाए तो चीज़ों का तो जी फ़ायदा जी, हो जाता है। प्रोटीन ख़ास तौर से प्रोटीन और नेचुरल प्रोटीन जो हैं। आपको बचपन में बादाम खिलाए? नहीं, मेरी जेनेटिक्स बहुत ज़बरदस्त हैं। हाँ। तो वो अब देखिए ना, अम्मी जब LSE में थी तो हाँ। किसने सुना था LSE का? हाँ, हमारे हाँ, मुल्क में कोई जानता भी नहीं था। फिर मेरे जो बड़े थे वो ऑक्सफोर्ड में थे, उनसे बड़े जो थे वो यानी एंसेस्टर्स वो कैम्ब्रिज में थे, अलीगढ़ में थे। हाँ। तो वो फ़र्क पड़ता है ना कि आपके घर में आपकी दीवारों पर क्या है। हमारे घर में अभी मैं शिफ्ट कर रही हूँ ज़मान पार्क से वापस अपने वालिदैन के घर में। मेरे 100 कार्टन्स हैं किताबों के। माशाल्लाह। और कुछ मतलब बर्तन शर्तन ये तो अलग चीज़ें हैं ना, लेकिन कार्टन्स जो इतने बड़े बड़े आपका इसका मतलब दोस्त आपका हमेशा किताब रही है। किताब। सो देखिए, जैसे हम बोलते हैं, जो हमारे जेंजी देख रहे हैं भाई, कि बादाम खिलाओ और क्या क्या चीज़ें होती हैं जो आजकल की माएँ, भाई बच्चों का तो कसूर नहीं है ना, उनको अम्मा अब्बा पढ़े लिखे मिले या इंटेलिजेंट मिले तो उनकी खुशनसीबी है। अगर नहीं मिले वो तो कुछ तो बच्चे खुद खुराक से ही अपने अंदर इंटेलिजेंस ले आए। हाँ। तो वो क्या क्या चीज़ें उसमें ये कि ऐसी तमाम तर चीज़ें जो बॉडी की इन्फ्लेमेशन, जो बॉडी के अंदर एक तोड़ फोड़ चल रही होती है ना, जो चीज़ें अंदर भी तो कुछ डैमेज कर रही होती हैं, तो वो उसको रोक सकें। उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और उसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वो हैं। कहाँ तो वो कैसे हमें कैसे मिलेंगे बच्चों को, कैसे? हाँ, तो वो हमें सीड्स के ज़रिए मिल जाएंगे। जो ठीक है? आजकल वो जो सीड बीज साइकिल होते हैं, वगैरह जो फ्लैक्स बीज सीड्स हैं, हैं, फ्लैक्स चिया सीड्स, सीड्स हाँ, हैं, जी। उसमें बादाम हो गए, उसमें बनाना का इस्तेमाल हो गया। हमें मैग्नीशियम बहुत ज़रूरी है क्योंकि स्ट्रेस है, कोर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है। ठीक है। और उसके बाद ये है कि ये जो बेरीज, जो भी रंगदार चीज़ें हैं, जो फलों के अंदर भी शामिल हैं, जो सब्जियों के अंदर भी शामिल हैं, वो हमें जहाँ मिलें जैसे मिलें। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं। अब ये जामुन आते हैं, जो स्ट्रॉबेरीज़ आते हैं, जो चेरीज़ आते हैं, अच्छा ऑटोमेटिकली बच्चे बहुत अट्रैक्टेड हो जाते हैं कि मम्मा स्ट्रॉबेरीज़ आई हुई हैं, मुझे आपने ला के देनी है, और चेरीज़ आई हुई है ला के देनी है। तो वो बच्चा अगर मांग रहा है खुद से तो वो तो और ही अच्छी बात तो है। इसका मतलब ये वाली जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये अगर हम ज़िंदगी में शामिल करें तो अगर जीन्स में भी नहीं मिली होंगी तो कहीं जहानत आ जाएगी। आपने अपनी जहानत को महफूज करने के लिए कभी क्या कोई ऐसी डाइट रखी जो हेल्दी है, या बाद में जाके अंदाज़ा हुआ कि भाई ये क्या किया? डॉक्टर आयशा जो बात कर रही हैं, ये चीज़ें बहुत वेल इस्टेब्लिश्ड हैं, लेकिन ये बेसिकली वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट की चीज़ें हैं। क्योंकि हमारा चेरीज़ और स्ट्रॉबेरीज़ जो हैं या ब्लूबेरीज़ का तो बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। दीज आर नॉट फ्रूट्स दैट आर ईजिली अवेलेबल फॉर एवरीवन। और फॉर गरीब लोग, जब हम किसी को मशवरा देते हैं तो हमें उसका कॉन्टेक्स्ट देखना है कि हम कहाँ बैठे हुए हैं ना। तो आप आंवला इस्तेमाल कर लें, ठीक है, ये एक लोकल चीज़ है। इट इज़ द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ विटामिन सी एंड इट इज़ एन एंटीऑक्सीडेंट। और इतना महंगा भी नहीं है। महंगा भी नहीं है, आम मिलता है, ठीक है। बहुत से हमारे लोकली ग्रोन जो है ना, चेरीज और स्ट्रॉबेरीज बहुत ही लिमिटेड कोयटा में है ना, मतलब बाकी मुल्क में तो नहीं है ना, बाकी शहर में। हाँ, और वो पेरिशेबल है, यानी वो 1 महीने के अंदर ख़त्म हो जाती है। तो यू शुड बी कॉन्सेंट्रेटिंग, जैसे आम के अंदर पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सब चीज़ें हैं। केला हमारे यहाँ बहुत है, खजूर बहुत ही रिच है हर लिहाज से। तो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि क्या आपने इन चीज़ों का कभी ख्याल रखा या बस किताबों में ही खोई रही? नहीं, वो अम्मी का बहुत डिसिप्लिन था। अच्छा। खाने पीने का जो तरीक़ेकार था, वो फैटी फूड नहीं खाती थी। हमारा वैसे भी बड़ा वेस्टर्न स्टाइल का खाना होता था। अच्छा। ना, सिर्फ वालिद साहब के लिए, मतलब वो उनको खुश रखने के लिए वो फिर पुलाव और ये रोस्ट और हाँ पाए बहुत शौकीन थे। लेकिन अम्मी ख़ुद क्योंकि बाहर से आई थी, तो बेसिकली हमारा जो खाना होता था दैट वाज सूप, सैलड्स एंड रोस्ट, मतलब ड्राई ग्रिल्ड रोस्ट ना, यानी कि प्रोटीन भी आ गया, हाँ, वेजिटेबल्स भी आ गई और ग्रीन्स भी आ गए। तो वो तो उस वक्त तो ये सारा जो मतलब फार्मूलाज जो अब आजकल यूट्यूब पे हर जगह फैले हुए हैं, वो तो नहीं थे। वो तो अम्मी की अपनी जहानत थी। फिर वो जो ब्रेड खाती थी वो हमेशा छान वाला आटा जो होता था ना, चक्की का आटा, जिसे हम चक्की का आटा, हाँ, बिल्कुल। तो हमारे यहाँ कैंट में, बल्कि मैं उनकी मशाहूरी भी कर देती हूँ, नाम तो मैं नहीं लूँगी, लेकिन ब्रिटिश ज़माने से एक छोटी सी बेकरी खुली हुई है कंटोनमेंट में। कंटोनमेंट 1856 में बना था। मेरा घर भी जो है जिसमें मैं शिफ्ट हो रही हूँ, वो 1856 का बना हुआ है। पहला घर था। तो वहाँ की बेकरी है, उसकी ब्रेड इतनी सी छोटी सी है, और उनको हम बाबा ब्रेड कहते हैं क्योंकि वो बाबा थे जो चलाते थे उसको। अच्छा। और उनकी जो ट्रेनिंग थी वो ब्रिटिश जो शायद कमिश्नर थे लाहौर के,
मिस्टर बीडन, उनकी बीवी ने उनको ये ब्रेड बनाना सिखाया था। अच्छा। लेकिन वो बेसिकली, और वो अभी तक हाँ, वो अभी भी मैं लेकर आई हूँ। वाह, लेकर आई हूँ। तो अब वही खाती हैं आप? हाँ, लेकिन मैं इतना परहेज नहीं करती निदा। देखिए, आई एम टू चिल फॉर दैट ना। लेकिन देखिए, आपकी ज़िंदगी में जो खाने का डिसिप्लिन है वो आपकी अम्मी ने इंड्यूस कर दिया, आपके दिमाग में बिठा दिया कि जी ये मतलब उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया। हाँ। फिर आपके अपने चॉइसेस होते हैं। मतलब मेरे भाई को, हमें सबको चपटी कबाब बहुत पसंद है, खासतौर से उसके अंदर जो चर्बी का एक पीस होता है वो तो हम चपड़ चपड़ करके खाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे अब लोग चिया सीड्स और कीनवा और केल और मतलब ये सारी चीज़ें ना, देर आर्टिफिशियली इम्पोज्ड। मतलब हम लोगों को अब बताया जा रहा है जो चीज़ें अरसे से हम लोग तुख्म मलंगा हम अरसे से इस्तेमाल करते रहे, लेकिन क्योंकि अब बैजल सीड वाला ड्रिंक जो है, जो पता नहीं 10,000 रुपए की बोतल होती है, मतलब हम लोग अपनी इंटेलिजेंस को नहीं यूज़ करते। पता नहीं इंटेलिजेंस ही ख़त्म हो गई है या जनरल अवेयरनेस नहीं है। जो हमारी हमेशा जो प्रिंसिपल है, दैट इज़ ईट लोकल। ईट लोकल, व्हाटएवर जो आपकी इस ज़रखेज़ मिट्टी से जो उगता है वही आप खाएं। आप चुकंदर का इस्तेमाल करें, ये खजूर, बादाम। कॉन्शियस के चुकंदर खाना है मुझे, वो तो मुझे शौक है ना, मैं तो मतलब मुझे पसंद है ना। ये शौक में देखो भाई, स्किन वगैरह चमकती, पसंद है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं और फिर हम पूछेंगे फरियाल गौहर जी क्या खाती हैं, पता चले तो ये चमकती हुई स्किन का क्या राज है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। फरियाल गौहर जी आज हमारे साथ हैं और हमारे एक्सपर्ट्स भी आते जा रहे हैं और थोड़े से बताते जा रहे हैं कि भाई जो चीज़ें वो अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं वो उससे क्या फ़वायद होते हैं। वैसे तो मुझे लगता है ये तो आपको इतनी किताबें पढ़ने के बाद आपको न्यूट्रिशन के बारे में भी पता होगा, मेकअप और स्किन और कपड़े, इन सब के बारे में भी पता ही होगा। कॉमन सेंस है ना निदा, कॉमन सेंस है। बहुत सारी खवातीन को नहीं होती है। कॉमन सेंस बहुत कॉमन नहीं है। ये आप कहना चाह रहे हैं। कॉमन सेंस बहुत कॉमन नहीं। तो मैं आपसे पिछले सेगमेंट में ये पूछ रही थी कि आपकी खुराक में क्या क्या चीज़ें शामिल रही हैं सारी ज़िंदगी? दूध हमारे घर में आपको पता है मेरा पहला जो रिश्ता आया था, मैं 14 साल की थी और अम्मी नहीं थी घर पे। अच्छा। तो ये लोग आगे थे और मैं बता दूं पूरा किस्सा? बता दें। अच्छा। और क्या? वो ये आए थे जो गवर्नर पंजाब के थे। अच्छा। नवाब सादिक हुसैन कुरैशी, उनकी बेगम और उनकी बहन। अच्छा। वो रिश्ता लेने आए थे। तो अम्मी थी नहीं तो मैं ही थी। तो उन्होंने पूछा अम्मी कहाँ हैं, कि वो ज़ाहिर है मुझसे तो नहीं कहेंगे ना। तो मैंने कहा अम्मी अंडे बेचने गई हैं। आपने ऐसे ही बोला? हाँ, अंडे बेचने? क्योंकि वो वाकई अंडे बेचने गई थी। हमारी 300 मुर्गियाँ थी। भाई वालिद साहब गुजर गए थे, कुछ तो खाना था हमें। तो हम मुर्गियाँ पाली हुई थी, तो 300 अंडे बिकने होते थे, हम सारे तो नहीं खा सकते थे। फिर हमारी कई भैंसें थी, उनका एक एक भैंस का 12 सेर यानी जो किलो लीटर होता है उसका एक वक्त का दूध आता था। तो मैं दूध और मलाई पर पली हूँ। यानी दूध मलाई पराठे, दिस इज द रीजन। पराठे, देसी घी। सुने, आप जैसे ये कह रही हैं दूध मलाई पर पली हैं, हम लोग तो आज के ज़माने में तो सोच नहीं सकते कि कोई हमारी इतनी कोई वज़न बढ़ जाएगा। नहीं, ये हमारा, हम सोचते हैं कि ऐसा है। लेकिन अगर कोई ये पूछे ना कि दूध कब तक लेना चाहिए या कौन सी एज है, तो दूध की तो ज़रूरत है पैदाइश से लेके कब्र तक। हाँ, ये इतनी ज़रूरत है। एक सर्टेन एज पे तो हम दूध पीना छोड़ देते हैं। और ये जैसे बता रही हैं कि हम पीते नहीं है ना, जैसे इनको देख के ना, मतलब मैं थोड़ी देर के लिए परेशान हो गई हूँ कि अगर पूरे सेट पे अंधेरा कर दें तो ये चमक रही होंगी। माशाल्लाह। इन्होंने बता दिया ना कि दूध और देसी घी और इनकी फिटनेस और सारी चीज़ें अब हम लोग ले नहीं रहे। अगर दूध और अंडा अगर हम रेगुलर तौर पे लेते हैं, ये वो असल प्रोटीन है ना। अब माशाल्लाह मसल मास हमें मेंटेन करना है, जो वक्त के साथ साथ देखें लटकना शुरू हो जाता है, बोन्स वीक हो रही हैं। तो फिटनेस का यही तो राज है। ओह माय गॉड, आप किस्सा सुना रही थी पहले रिश्ते का अपना, जब अंडे बेचने और उसकी बात हुई, फिर क्या हुआ? अच्छा, फिर सुने ना, ये बहुत दिलचस्प है। अच्छा। तो अम्मी तो गई अंडे बेचने और मैंने अपना पहला और आखिरी, मतलब पहला और मतलब सबसे बेहतर जो मेरी शलवार कमीज़, क्योंकि मैं अमेरिकन स्कूल में थी तो वहाँ तो जीन्स और टी शर्ट्स होती थी ना। तो मैंने पर्पल रंग का शलवार कमीज़ पहना हुआ था। मतलब क्योंकि वो आ गए ना तो एकदम से जाके कपड़े बदले। तो मैं पर्पल रंग की शलवार कमीज़ में 14 साल की उम्र में अब एंटरटेन कर रही हूँ गवर्नर साहब की बीवी को। अच्छा। तो जब उन्होंने कहा कि अच्छा तो बेटा तुम क्या करती हो,
तो पता था उनको, क्योंकि जिसका रिश्ता था वो मेरे भाई का दोस्त था और वो भी अमेरिकन स्कूल में था, मैं भी अमेरिकन स्कूल में थी। मुझे थोड़ा थोड़ा अच्छा भी लगता था। अच्छा। हाँ, अच्छा भी लगता था। उसके भी डिम्पल्स हैं। ये तो डिम्पल ये इशू है ना, ये इशू है। जिसका डिम्पल होता है मैं लुट जाती हूँ। तो उन्होंने जब कहा ना कि आप क्या करती है, तो मुझे लगा कि ये कितना स्टूपिड सवाल है, क्योंकि ये जानते हैं कि मैं पढ़ती हूँ उसी स्कूल में जहाँ उनका जिसके लिए रिश्ता लेकर आए। मैंने कहा मैं असल में भैंसों को जो प्रेग्नेंट होती है ना, उनको जो उनका गुतावा बनाती हूँ, उसमें इतना बनौला डालती हूँ, इतनी तूड़ी डालती हूँ, इतना हमारा शक्कर, इतना गुड़, इतना बादाम, ये सब कुछ होता है। मैं ये सारे मिक्स करके उनको ये खिलाती हूँ, मैं ये करती हूँ। वो उसके बाद नहीं आया। उसके बाद आपने भगा दिए बेसिक। हाँ, मतलब इस मकसद से नहीं, मैं जेन्युइनली उनको बता रही थी। सच बोला ना, मेरा इंटरेस्ट था ना इन चीज़ों में। हाँ। तो उन्होंने जब एक सवाल ऐसा था कि वो उसका क्या जवाब देती कि मैं 14 साल की हूँ, मैं क्या करती हूँ, जाहिर है मैं सिर्फ पढ़ती हूँ। मैंने आपसे ब्रेक में पूछा था कि आपकी चमकती हुई स्किन, तो आपने बोला वैज़लीन। हाँ, स्किन केयर, मेकअप। तो हमारे पास जो एक्सपर्ट हैं उन नरजिस तकी, उनको भी हम बुला लेते हैं और फिर हम फरियाल जी से उनके मेकअप, स्किन केयर और वो भी ये सारी चीज़ें ना खबर। आ जाए प्लीज़ नरजिस, आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। ठीक ठाक है। प्लीज़ बैठे तो शीफ रखिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सो वो आप मेकअप पे बात करेंगी? जी जी हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो चले पहले मैं आपसे शुरू करती हूँ। आपने कहा कि मैं अपनी दूध और दही वो सब चीज़ों का ताल्लुक तो है अपनी खूबसूरती और फ्रेशनेस से और जहानत से भी, ज़ाहिर है जो आप खाते हैं वो नज़र आते हैं, लेकिन उसको मेंटेन कैसे आप करती हैं, ये कैसे आपने सीखा? अच्छा, क्योंकि कहते हैं जो किताबी कीड़े होते हैं ना, जो हर वक्त किताबों में रहते हैं, वो सर झाड़ मुँह फाड़ होते हैं, वो अपना ख्याल नहीं रखते। तो आपने अपना ख्याल ये सारी स्टीरियोटाइप्स हैं। हाँ। और दूसरा जो मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ा एक मसला है, वो ये है कि जो चेहरे पर खूबसूरती होती है ना, वो आप लेप लपाई से नहीं आती, वो आपके अंदर से आती है। और जो नूर अगर है तो वो भी आपके अंदर से है, वो आपकी सोच पर डिपेंड करता है। वो नूर कैसे आता है? मैं आपसे वही वो नूर ऐसे आता है कि एवरेडी के 2 बैटरी के सेल होते हैं। वो अंदर फिट करने होते हैं। नहीं, देखिए, इट्स मोर देन द स्किन ना, मतलब ब्यूटी इज डीपर देन स्किन। इट्स नॉट स्किन डीप, ठीक है। आपका रवैया, आपका दूसरों की तरफ सोच। अब मैं जानती हूँ कि आप असल में टोटके वगैरह ये चीज़ें शायद जानना चाहें। बचपन में अम्मी ने हमें सिखाया था बेसन से मुंह धोना, ठीक है। और आपकी स्किन ड्राई है, ऑयली है? मेरी बहुत ड्राई है, बहुत सेंसिटिव है। अच्छा। बल्कि इतनी सेंसिटिव थी कि मुझे एक्जिमा था बचपन से, यानी 3 दिन की उम्र से मेरी पूरी स्किन जो है, मेरी पूरी बॉडी छिल गई थी, क्योंकि मुझे मेरे वालिद ने, मेरी वालदा मैं सिजेरियन थी और अम्मी हेमरेज कर गई थी और वो कोमा में थी। तो मुझे मेरे दिसंबर की मेरी पैदाइश है, वो घर इतना बड़ा था, उसमें कोई हीटिंग वगैरह नहीं थी। 1959 की मेरी पैदाइश है। मुझे आगा ने धूप में रख दिया ना, तो उसमें मेरी सारी स्किन जल गई थी। तो मैं बिल्कुल पील हो गई थी ना। उसके बाद फिर वो इतनी सेंसिटिव थी कि आई हैड डर्मेटाइटिस, आई हैड एक्जिमा। और वो हमेशा से सेंसिटिव रही है आपकी? जी जी। और फिर मेरा जो इलाज हुआ वो बेसिकली एक ब्रिगेडियर जाफ़र होते थे, लेकिन वो मुकम्मल इलाज नहीं हो सका। मुझे अम्मी को बताया गया कि चित्राल में एक इलाका है गर्म चश्मा, जहाँ सल्फ़र के स्प्रिंग्स हैं, जो ज़मीन के अंदर से पानी तो वहाँ की जो रॉयल फैमिली, रूलिंग फैमिली है मेहतर चित्राल के, उन्होंने अपना समर पैलेस हमें दे दिया था। जिसमें हमाम थे, तालाब थे, हमाम थे। उसके अंदर मुझे, यानी तपता हुआ वो धुआं निकलता था उस पानी में से, उसमें मुझे नहलाया जाता था। तो उससे आपकी हाँ, तो मतलब गर्मियों में हम खच्चरों पर बैठकर उन पहाड़ों पर जाते थे, रास्ते नहीं थे, सड़कें वगैरह नहीं थी। अच्छा, देखिए, जो आजकल की जेंजी हैं उनको बड़ी अवेयरनेस है अपनी स्किन का, कैसे ख्याल रखें। हाँ। तो आप जब टीनेज में थी, हाँ, आपको था पता कि अच्छा जी मैं ये क्रीम लगा लूँ? नहीं, हमें तो स्कूल में, तो टीनेज में तो मैं स्कूल में थी नहीं। आई थिंक द बेस्ट थिंग इज़ अगेन सिंपल रूल्स ना, कीप योर सेल्फ क्लीन, कीप योर हार्ट क्लीन, कीप योर सोल क्लीन, ठीक है। तो जब आपका चेहरा, वो भी नहीं पता था कि सनब्लॉक लगानी है? नहीं, उस वक्त तो था ही नहीं, कॉन्सेप्ट ही नहीं था। देखो, जब मैं स्कूल में थी मैं जीन्स और टी शर्ट में थी। जब मैं कॉलेज में गई तो मैं लट्ठे की शलवार और मलमल का दुपट्टा होता था, ठीक है। तो वी वर नॉट इंटरेस्टेड। शायद अवेयरनेस आई आपको कौन? मेरे ख्याल में जब मैं अमेरिका में थी, मतलब नॉट फॉर कॉलेज के लिए मैं गई थी अमेरिका, फिर यूनिवर्सिटी के लिए मैं मॉन्ट्रियल में थी।
पीपल वर नॉट रियली बॉदर्ड अबाउट दीज थिंग्स ना, सनस्क्रीन वगैरह। हम लोगों ने कुछ ज़्यादा ही इसको एक वो बना दिया है, सर पर मुसल्लत कर दिया है कि हाँ। मतलब इसको मैं समझती हूँ माइंडलेसनेस है फ्रैंकली स्पीकिंग। हाँ। मतलब कि आप ब्रेन तो यूज़ नहीं कर अभी रहे। भी आप नहीं आदि अपने आप को बनाया सनब्लॉक वगैरह का? नहीं, मैं एक ज़माने में थोड़ा सा मैं कॉन्शियस थी, फिर मुझे ख्याल आया कि सर पे दुपट्टा ही ओढ़ दो, हालांकि दैट इज़ नॉट इनफ। हाँ। लेकिन हैबिट बनानी चाहिए। सन ब्लॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली मतलब हमारी कड़क धूप में दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इवन क्लाउडी वेदर में भी सन की रेज पेनिट्रेट करती हैं। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट नॉट जस्ट कि आप अपनी स्किन को स्मूथ रखना चाह रहे हैं या रिंकल फ्री रखना चाह रहे हैं, इट्स इम्पॉर्टेंट ऑल्सो बिकॉज ऑफ द कार्सिनोजेनिक नेचर ऑफ द सन्स रेज। तो वो स्किन कैंसर्स डेवलप हो सकते हैं। तो मैं जो स्किन केयर अगर उसका आप पूछें, मेरी बहुत सिंपल है। मैं अभी भी आपके मेकअप रूम में मेरी जो ये सुर्ख लिपस्टिक है जो एक बूढ़ी घोड़ी ने जो लाल लगाम लगाया, वो 150 रुपए की है। अच्छा, ठीक है। मतलब देयर इज़ नो, आप कभी भी ये ना सोचें कि आप ब्रांडेड चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत मुफीद है। नहीं, ये आपके अंदर, अगर आपके अंदर एतमाद है अपने आप पर, तो आप मिस्री भी यूज़ कर सकते हैं और दातन भी यूज़ कर सकते हैं और ख़ूबसूरत लग सकते हैं। हाँ। मैं क्या करती हूँ, क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है, तो सुबह मुंह पर पानी का छिट्टा करके मैं सुखाती नहीं हूँ तौलिए से, बल्कि अगर स्किन धोऊंगी तो बेसन से धोती हूँ। हाँ, अभी भी बेसन से धोती हूँ। आई डोंट यूज़ एनी केमिकल्स, नो फेस वॉश, नथिंग। और ये जो आजकल आए हुए सीरम सारे हाइलुरोनिक और no need. You eat healthy, you live a healthy life and you have a clear vision. मतलब आप अपने कचरा निकाल दें अपने जहन से, ठीक है। लोगों से मुकाबला करना छोड़ दें, अपने आप को एक्सेप्ट करें कि भाई मैं भी हूँ, मेरी भी जगह है इस दुनिया में, ठीक है। और मुझे ज़रूरी नहीं है कि आई हैव टू लुक लाइक दैट और आई हैव टू बी शेप्ड लाइक दिस। जैसे लाइक आपने कहा कि रेड लिपस्टिक, मैंने ड्रामों में भी देखा है, आप एक वाहिद एक्ट्रेस थी जो रेड लिपस्टिक जिसके लिए लगता है बनी। यस, मैं आपको, निदा यू सो स्वीट, मुझे जो पहला एड कैंपेन जो मुझे करना था, मैं आप ही के किरांची में थी। अच्छा, हमारी और आपकी किरांची के ज़ैनब मार्केट में थी। अच्छा, वो नया खुला था और वहाँ ये सारे बड़े मॉड स्कॉट किस्म के कपड़े मिलते थे ना। तो मैं उस ज़माने में, मैं अब तो मतलब आप समझ रहे हैं कि उस वक्त मैं अपने इस साइज़ से 1/4 मतलब कम थी, नहीं 3/4 कम थी। ठीक है। तो मतलब आई वाज नेवर थिन, आई वाज बिकॉज आई वाज एथलेटिक, आई वाज एन एथलीट। तो लेकिन आप क्योंकि टॉल थी ना, तो आपका इम्पैक्ट बिल्कुल भी नहीं आया कभी भी, कि बल्कि हमेशा आप लीन ही लगी हैं। बस मेरा ब्रेन बल्कि है, बाकी हाँ। तो हुआ ये था कि ज़ैनब मार्केट में एक बलोची दरी लटकी हुई थी, जो ऊँट के बाल से बुनी होती है, ऊँट या भेड़ के। मैं रोज़ाना जाके देखती थी, उसके मुख्तलिफ फॉन और ग्रे और उस सीपिया टोन्स में रंग। क्या लटकी थी? दरी, बलोची दरी है। अच्छा, जिसको गिले में कहते हैं ना, मिलती हैं। तुम क्वेटा वाली हो यार, तुम क्वेटा वाली और तुमको ये था हमारा, भूल गया। तुमको मालूम है, तुमको हमारे साथ हमको जर्मन में तुमको बोला, हम बाहर जाता, हम दरी लेके जाता है ना। तो हम उसको खरीदना चाहता, हमारे पास पैसा नहीं था, ठीक है। वो 1500 रुपये या 900 रुपये का था, हमारे पास पैसा नहीं था। हम रोज़ाना जाके उसके सामने खड़ी हो जाता था। तो कुछ तीसरे दिन जब मेरा चक्कर लगा तो 2 लोग मेरे पीछे आए, बड़े मतलब जेंटलमैन टाइप ना। एक खातून थी, एक मर्द थे, और उन्होंने आहिस्ता से कहा, एक्सक्यूज़ मी, कैन वी टॉक टू यू? तो मैंने कहा जी, आई वॉज नोबडी, ठीक है। मैं 19 साल की, कॉलेज में पढ़ रही थी। मैंने कहा जी, वी आर फ्रॉम जे वॉल्टर थॉमसन एंड न्यूयॉर्क बेस्ड एड एजेंसी है, जे वॉल्टर थॉमसन, जी हाँ। और हम वी आर डूइंग अ कैंपेन फॉर मैक्स फैक्टर फॉर skins, South Asian skin colors, and you have the kind of face which can sell our makeup because you have whatever जो भी। और उन्होंने लिपस्टिक का कहा था, मैं लिपस्टिक नहीं लगाती थी। मैं कहा था we have a shade of red, मैक्स फैक्टर का जो लोगो था उसमें रेड होता था। उन्होंने कहा we have a shade of red which we would like to see, मॉडल्स लगाते हैं, हाँ, we would like to see you wearing, and if you think it's appropriate, we would like you to model for our campaign। तो मेरा पहला कैंपेन मैक्स फैक्टर का था। वो रेड लिपस्टिक पहचान बनी। हाँ, तो मेरे रेड कपड़े होते थे। तो वही बस फिर वहाँ से। अच्छा, जो आपने पहले पूछा था ना कि आपके वालिदा ने किस तरह से बच्चों को पढ़ा भी लिया,
एज अ सिंगल मदर, कमाल की खातून थी। मैं बहुत उनके बारे में मतलब उस वक्त भी सोचती थी कि ज़्यादा बोझ उन पर ना डाला जाए ना, तो ये जो कैंपेन के जो पैसे थे ना, जो मुझे मॉडलिंग फ़ी मिली, उससे मैंने अपना पहले साल की ट्यूशन फ़ी दी थी अमेरिका में। वाह, मतलब वो उस ज़माने के हिसाब से, क्योंकि एड्स के पैसे तो हमेशा से ही ज़्यादा मिलते थे। हाँ, तो मैं आई वाज इन हाईएस्ट पेड मॉडल एट दैट टाइम ना, उससे ज़्यादा कभी किसी, क्योंकि अच्छा, आपने रैंप भी किया या खाली आपने टीवी एड्स? नहीं, इट वाज ओनली टेलीविजन कैंपेन एंड इट वाज एन इंटरनेशनल कैंपेन। सो उसके लिए वो डॉलर में फीस आई थी, तो उन्होंने वहीं पैसे भेजे थे, और उससे फिर मैं 1 साल अपना प्राइवेट वुमेंस कॉलेज का मैंने कर लिया। अच्छा, बैक टू द स्किन थिंग। ओके, सो जेनेटिक आप मानेंगी डॉक्टर साहिबा कि जेनेटिक होता है, ठीक है, बट टू मेक माई सेल्फ फील कंफर्टेबल, बिकॉज अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपको महसूस होता है कि ड्राई है, ठीक है, अगर चिकनी है तो महसूस होता है, ठीक है, तो यू डू द कॉमन सेंस थिंग ना। मैं सुबह सवेरे अपने आप को खोपरे के तेल से लेप लेती हूँ, कोकोनट ऑयल, और बड़ा मज़ा आता है, खुशबू होती है उसकी बहुत अच्छी, ठीक है, वो फिर मैं बालों पे भी लगा लेती हूँ, फिर हाथों पे भी लगा लेती हूँ, मतलब ज़ाया नहीं होता, ठीक है। और वो आजकल कहते हैं वो तो सबसे बेस्ट है अगर आपको सूट करता है। हाँ, और बाहर के जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं नो cause it'll clog up your pores, which is हमारे लिए तो कभी भी नहीं क्लॉग अप होता, हमारा पसीना ही इतना निकल आता है। सो कोकोनट ऑयल और एनी ऑयल, यहाँ जब से मैं आई हूँ, तुमने टिकट भेजी थी ना, तो वो मैं ऑयल नहीं लाई, क्योंकि वो हमेशा डर होता है कि गिरेगा ना, कोकोनट ऑयल, क्योंकि लाहौर में तो अब जम गया है क्योंकि मौसम ठंडा हो गया, यहाँ नहीं जमा, तो अब जमेगा, पिघल जाना था, तो मैंने कहा इट्स नॉट सेफ ना कि सूटकेस में मैं डालूं। तो यहाँ मैंने अपनी होस्ट जो हैं उनके किचन से जाके मैंने पहले तो निकाला ऑलिव ऑयल, ठीक है, फिर मैंने कहा ये बहुत महंगा है, मैं नहीं इनका इतना खर्चा इतना खर्चा नहीं करना चाहती, तो फिर वहाँ देसी घी की बोतल पड़ी हुई थी, वो भी मैंने लगा लिया। ये तो बेस्ट है। हाँ, वो पैरों पे भी लगाया। अच्छा, जैसे लाइक आपको खुद को मेकअप आता है अपना करना? मैं खुद ही करती हूँ। तो आप जैसे होते हैं ना, हर एज में हर फैशन के हवाले से या टेक्नोलॉजी चेंज होती है, तो इस तरह मेकअप की बेसिस भी आजकल चेंज हो रही है। अच्छा। पहले हम स्टिक्स करते थे, पीटीवी के ज़माने में एक स्टिक होता था, या वो वाटर बेस्ड मेकअप भी होता था। अलग अलग ज़मानों में अलग अलग चीज़ें चलती गई, तो आप वो बताएं कैसे कैसे आपने चेंजेस लेकर आई अपनी बेसिस? सो इट डिपेंड्स रियली नॉट ऑन द ट्रेंड्स, इट डिपेंड्स ऑन बेसिकली जो आपको सूट करता है, और ऑल्सो आपकी नीड्स क्या है ना। मसलन अब आई एम नाउ 66, डेविल्स नंबर 666, कोई यकीन नहीं करेगा भाई, आप ये गलत कह रहे हैं। 666 साल की, 666 साल। सो ऑब्वियसली मेरी लाइंस हैं, ठीक है, बट वी कांट सी द लाइंस। Seriously, I have more lines than you. Fine line. नहीं, देखिए, जब ये मेरे गोले हैं ना, जिस तरह तुम्हारे ये गोले हैं, ये कश्मीरी सेब लगाए हुए मैंने इधर, ठीक है, तो ये जब मैं हंसती हूँ तो यहाँ क्रोज फीट, आई लव माई क्रोज फीट, आई लव देम, आई मीन आई थिंक इतना कैरेक्टर होता है क्रोज फीट में, ठीक है। एंड देन आपको ना लाइक मैंने बाल बनाए नहीं हैं, ये मेरे बाल कुदरती सफ़ेद हैं, ठीक है, और सफ़ेद होने से पहले वो थोड़े से गोल्डन ब्राउन से हो जाते हैं। ये तो बहुत मिक्स था, मज़ेदार सा कलर इतना अच्छा है कि ये इन है, हम लोग करवाने आते हैं। आप मेरे पास आए, मैं आपको कर दूँगी, ठीक है। अच्छा, आप बताएंगे बेसिस का, फाउंडेशन। ओके, सो अम्मी यूज्ड टू यूज़ कॉम्पैक्ट, उस ज़माने में स्पंज के साथ लगता था, क्रीम बेस था ना, तो मैं उनका चोरी करती थी। अच्छा, अम्मी की स्किन डार्कर थी मुझसे ना, तो मैं उनका जो यूज़ करती थी वो एज ब्लश यूज़ करती थी, ठीक है, लेकिन हमेशा से सेंस था अलग से कि क्या करना है। हाँ, हर किसी को नहीं होता, कॉमन सेंस ना। अच्छा, मदीहा मेरी बहन जो थी वो तो कभी भी उन्होंने ज़िंदगी में बेस नहीं लगाया था ना, वो तो जामों में भी ऐसे ही, वो बहुत सिंपल थी, बहुत, और वो काजल होता था, और उनके आईब्रोज बड़े खूबसूरत थे, मेरी वालदा के भी बहुत खूबसूरत थे, मेरे ज़रा ऐसे ठोस से थे ना, तो मतलब जिसमें से जैसे गुब्बारे में से फूंक निकल गई हो ना, तो वैसे थे। तो मदीहा बस लिपस्टिक, और मेरा क्योंकि स्किन में इशू नहीं था ना, कोई वो दाग धब्बे नहीं थे, तो आई नेवर यूज्ड फाउंडेशन, ठीक है। तो आपने मतलब कंसील भी नहीं करती थी डार्क सर्कल्स? नहीं, अभी क्योंकि अब देखिए ना, उम्र बढ़ गई है ना बहन, तो उसमें जो ये आपका डिप्रेशन है, स्किन ये स्कल का जो यहाँ आपका आई का सॉकेट जो है ना, उसमें डिप्रेशन होता है, तो उधर उसको थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए करना पड़ता है।
हाँ, उसको बराबर करने के लिए बाकी स्किन के साथ यहाँ 2-3 डॉट्स इधर, 2-3 डॉट्स इधर। तो वो कौन सा आप यूज़ करते हैं? अननोन। अगर मैं आपसे पूछूं नरगिस, लाइक हर एज का अपना अलग फाउंडेशन होता है। लाइक मैं अपनी अम्मी के लिए ख़रीद के लाती थी, वो थोड़ा सा ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग क्रीम उस पर ज़्यादा होती थी, अपने लिए मैं अलग लेती थी। जैसे पहले तो वो जो बता रही थी स्किन केयर का, आई थिंक वो बैक टू हम वहीं चले गए ऑर्गेनिक पे। जैसे बीफ टैलो आजकल बहुत चल रहा है, चर्बी है वो एक तरह से जो आप स्किन पे लगा रहे हैं। तो बीफ टैलो, यस, एक्चुअली चर्बी, बेसिकली जो चर्बी होती है उसकी स्किन केयर बन रही है। उसमें वो एसेंशियल ऑयल डालते हैं, दैट्स व्हाट आई यूज़, क्योंकि मेरी भी बहुत ड्राई स्किन है, डर्मेटाइटिस है, तो मुझे वही सूट करता है। और जो चीज़ ये बता रही हैं कि मॉर्निंग में वॉश नहीं करती, तो ये भी एक टेक्निक ये है कि रात भर में जो आपके स्किन पे ऑयल्स आते हैं उनको आप सुबह ही वॉश आउट नहीं करें। ये नया कॉन्सेप्ट, ये नया कॉन्सेप्ट है। बेसिकली ये स्किन केयर है कि सुबह में उसको आप रहने दें, और आपने जैसे सोच के किया, अब वो रिसर्च भी उसको बैक कर रही है कि आप सुबह वॉश ना करें, अपने फेस को ऐसे ही रहने दें, उसके एसेंशियल ऑयल्स को रहने दें अगर आपकी ड्राई स्किन है स्पेशली, जैसे आपने बताया। और फिर आई यूजली यूज़ बीफ टैलो, जैसे ये बता रही ऑयल्स। ये तो स्किन हो गया ना। अगर हम मेकअप पे आते हैं, और मेकअप पे ये कि जितनी भी डाइल्यूटेड बेसिस होती हैं, जिसके अंदर बीबी क्रीम कह लें, टिंटेड हाइड्रेटर कह लें, वो तो बेस्ट होती हैं फॉर ड्राई स्किन। एंड इवन जैसे कोलेजन, मैंने आपसे सवाल ये किया कि देखिए हर एज का अपना फाउंडेशन होता है। मेरी बेटी जो है वो अलग फाउंडेशन इस्तेमाल करेगी, मैं अलग करूँगी, वो मेरी मदर अलग। जितना ड्यूई होगा, जैसे आपने बताया ना कि थोड़ा सा हाइड्रेटिंग फाउंडेशंस हैं, जैसे कि ब्रांड्स अगर आप कहना चाहें जी, आप ब्रांड्स बता सकते हैं। तो मेबेलिन फिट मी है, तो उनका थोड़ा सा डाइल्यूटेड फाउंडेशन है। अगर आप मसरत मिसबा टाइप का ड्राई फाउंडेशन यूज़ करेंगे और स्किन भी ड्राई है, तो बेटर उसको मिक्स कर लें किसी चीज़ से, चाहे मॉइस्चराइज़र में मिक्स कर लें, तो थोड़ा सा वो एक बीबी क्रीम वाला इफेक्ट भी दे सकता है। तो गार्नियर की बीबी क्रीम है हमारे पास, मसरत मिसबा की भी बीबी क्रीम है। तो जितना ज़्यादा डाइल्यूटेड फाउंडेशन होगा, पतला बेस होगा, इट्स बेटर फॉर एजिंग, थोड़ा सा एजिंग स्किन के लिए थोड़ा पतला वाला फाउंडेशन। और हम लोग गलती के अगर हम ट्रायल ऑन करेंगे या हम पैन मोटा वाला होता है, मोटा बेस, तो फिर ये होगा कि स्किन जो है वो केकी लगेगी बहुत ज़्यादा। क्योंकि मैंने देखा हमेशा से, कभी भी, अभी भी नहीं, पहले भी ड्रामों में भी आपका कभी भी केकी मेकअप नहीं। एक तो मैं पतला वाला मुझे लगता है। निदा, उस वक्त जब पीटीवी में हम काम करते थे तो बहुत बुरा मेकअप होता था, बहुत ही बुरा, मतलब चुड़ैलें लगती थी सब ना। करती थी अपना, या उनके हाथ में दिया? हाथ नहीं लगाने देती थी। जो मेरा मतलब, मैं पढ़ाती थी उधर यूनिवर्सिटी में, तो मेरा तो काजल और लिपस्टिक होता था ना, ब्लश भी नहीं होता था। वहाँ तो क्वेटा में तो आप यूँ करो तो आपके गाल सुर्ख हो जाते थे। और जो आप बीफ टैलो की बात कर रहे हैं, ये तो दिस इज ट्रेडिशनली यूज। ये तो देखे ना, वेस्ट ने हमारी सारी चीज़ों को अप्रोप्रिएट करके बेचना शुरू कर दिया ना। स्किन केयर, दिस इज़ जस्ट कॉमन सेंस। वहाँ ज़ाहिर है क्वेटा में हज़ारों सालों से वही खुशकी है जो आज भी है, ठीक है। तो वो जो दुम्बे की, वो जो चित्रा वाला जो दुम्बा, वो क्या होता है जिसके पीछे इतनी बड़ी दुम होती है, चक्की वाला, उसकी चर्बी इस्तेमाल करते थे। तो मुझे पूरी तरह से समझ आ गई कि भाई यही चीज़ है जो, क्योंकि वैसलीन का जो मैंने जिक्र किया था, वैसलीन भी नहीं काम करती थी, मेरे ये गाल कट जाते थे, खून निकलता था, इतनी खुश्की होती थी। तो दैट वाज व्हाट दे वर यूजिंग। सेम थिंग इन द नॉर्थ, मतलब हुंजा, बल्तिस्तान आप चले जाएं। लेकिन जो आप जो कह रही हैं ना कि या जो आपके कंसर्न्स हैं कि स्किन की जो क्वालिटी होती है वो ओवर टाइम वी लूज़, हार्मोनल लॉसेस होते हैं स्पेशली मेनोपॉज के बाद, तो जो उसकी जो फैटी कंटेंट है वो कोलेजन भी कम होता जाता है। तो आई थिंक आई मिक्स माई बीबी क्रीम इन मॉइस्चराइजर। तो मतलब लाइक पतली बेस पे गई ना, बीबी क्रीम बेस होनी चाहिए, एंड मॉइस्चराइजिंग उसके अंदर उल्टा करते हैं लोग और मोटा फाउंडेशन लगाने लगते हैं। एक ब्रेक के बाद आके से हम कंटिन्यू करते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। फरियाल गौहर हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने की कोशिश कर रहे हैं आज भाई, कि कुछ थोड़ा बहुत एलिमेंट हमें भी मिल जाए, आपको भी मिल जाए, आपकी बच्चियों को भी मिल जाए। सो अभी हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि ये है कि सिर्फ आपको पढ़ाई की अवेयरनेस नहीं, और दुनिया की और भी चीज़ों की अवेयरनेस है, और आप बीबी क्रीम इस्तेमाल करती हैं और मॉइस्चराइजिंग क्रीम के साथ। सो काजल और ये सब, ये सिग्नेचर रहा है आपका हमेशा से, हर ड्रामे में हमने देखा। तो कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अमेरिका, हर जगह आपका काजल एक फिक्स था। हाँ, उस ज़माने में नाम ले सकती हूँ? हाँ, ले ले देसी वाली चीज़ें हैं।
हाँ चले। क्लियोपैट्रा का होता था। हाँ उस ज़माने में। तो अब तो नहीं है ना? नहीं, अब मैं दूसरा वाला, अब मैं सुरमा यूज़ करती हूँ। अब वो किसका है, वो नाम बता दो। तो वही, और कोई हाँ, है सब यही यूज़ करते हैं। यही यूज़ करते तो वो, क्योंकि अम्मी बिल्कुल वो थी ना बॉम्बे की, उस ज़माने में बॉम्बे ही था, मुंबई नहीं था, बिल्कुल वो फिल्मी अदाकारा लगती थी। अच्छा, तो वो उनकी आंखों में हमेशा काजल था। तो वो आपको आपने भी रखा हमेशा? उन्हीं का तो चोरी करती थी, अपना थोड़ी कोई ख़रीदा था। हाँ, उन्हीं का यूज़ करती थी। तो आई सपोज़ एक तो होता है ना कि आप ओल्ड फैशन हो जाते हैं, तो मैं उन्हीं में से हूँ जिन्होंने सारी ज़िंदगी यही एक ही चीज़ की, लिपस्टिक, और वो भी सुर्ख। और जो काजल लगाता है उसको आदत भी हो जाती है। हाँ, उस रौनक की शक्ल पर काजल लगाने से आ जाती है। हाँ, हालांकि जिस तरह आपने अपना मेकअप किया हुआ है, जिसको मतलब वाइट लाइनर भी लगाते हैं ना अंदर आँख को। नहीं, मैं वाइट लाइनर नहीं, मैं पहले काजल लगाती थी, पर मेरी आंखें बहुत ड्रूपी लगती थी। हाँ, मैंने काजल लगाना छोड़ा। मैं ये कह रही हूँ ना कि जो लोग जैसे रेखा करती थी ना, वो वाइट लाइनर लगाती थी, दैट्स बेसिकली टू मेक योर आईज लुक बिगर, ठीक है। exactly. लेकिन देखिए, ये भी सारी रवायती सोच है कि बड़ी आंखें खूबसूरत हैं। बड़ी आंखें, खैर गाय की तो बहुत ही खूबसूरत होती हैं, लेकिन जब गाय नुमा आंख औरत पे लग जाए तो वो बिल्कुल गाय ही लगती है। बिल्कुल, डेप्थ होनी चाहिए। हाँ, तो चमक होनी चाहिए। हाँ, चमक होनी चाहिए, और वो चमक मैं बार बार कहूँगी वो आपके अंदर से आती है। तो वो जब आप काजल या सुरमा लगाते हैं ना, तो कंट्रास्ट, स्पेशली क्योंकि पाकिस्तानी आंख स्याह आंख नहीं है, बिल्कुल ब्लैक नहीं होती, ठीक है। तो उसमें अगर आपकी आंख में थोड़ा सा टिंट है ब्राउन का या हेज़ल का, तो काजल या सुरमे से वो नुमायाँ हो जाता है, और वो फिर चमक और आती है। ये वाली चीज़। अच्छा, आप हमें थोड़ा सा गाइडलाइंस दे सकती हैं कंसीलर्स के हवाले से? यूथ वाली स्किन जो टीनेजर्स की है, 20s 30s 40s और लाइक एज्ड स्किन के लिए। ठीक है। सो मैंने जैसे यहाँ पे रखा हुआ है, ये लॉरा मर्सियर का भी है, यहाँ पे कवर एफेक्ट्स का भी है, वेट एंड वाइल्ड का भी होता है। आप कंसीलर की बात ये मैं बता रही हूँ, बीबी क्रीम, टिंटेड हाइड्रेटर, मिलेनियल स्किन, ये सारे जो हैं वो, एक तो जैसे मैंने आपको बताया जितना आपकी एज है उतना ज़्यादा आप उसको डाइल्यूट कर सकते हैं, और दूसरा ये कि फाउंडेशन जैसे मैंने यहाँ पे ब्रांडेड भी रखे हुए हैं, शनेल के, डॉल्चे एंड गबाना के, या आपके कोई लोकली अवेलेबल कोई भी ब्रांड्स हो। जब फाउंडेशन जितना वो थिक होगा, अगर आप हैवी मेकअप करना चाह रहे हैं, आपकी स्किन यंग है तो वो सेटल हो जाता है। लेकिन अगर स्किन अब मेरी एज के से ज़्यादा ड्राई स्किन है, तो ये भी होता है कि आपकी एज तो कम है लेकिन स्किन में ऑटोमेटिकली ड्राइनेस है, तो फिर अगेन आप फाउंडेशन में थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र मिक्स कर लें, थोड़ा सा टिंटेड हाइड्रेटर मिक्स करें, तो आपकी हमेशा स्किन यंग लगेगी, फ्रेश लगती है। जितनी हम ड्राई करते जाते हैं, पाउडर थोड़ा सा कम इस्तेमाल करें, उससे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस लगती है स्किन के ऊपर। फिर ये मैंने कंसीलर रखे हुए हैं, जैसे टार्ट का है, ये एल्फ का है, इसको आप जहाँ ज़रूरत है वहाँ थोड़ा बहुत आपने ऐड कर दिया, क्योंकि हमें कवरेज भी चाहिए। लोगों को नहीं समझ आती कि कंसीलर जो है जी, आपके डार्क सर्कल्स छुपते कैसे। वो वाइट कंसीलर्स ले लेते हैं और exactly. ये सबसे सही बात बता रही हैं कि हमें लगता है कि बाहर की वीडियोस देख के कि वो लाइट लगा रहे हैं तो हम भी नीचे लाइट लगाएं, मगर हमारी अंडर आइज डार्क होती हैं, तो हमें हमेशा वार्म कंसीलर्स लगाने चाहिए अपनी स्किन से थोड़ा सा, अगर वार्म हो, कैमोफ्लेज कर सकते हैं, या ऑरेंज करेक्टर लगा लें। बिल्कुल, ऑरेंज करेक्टर लगा लिया आपने, कंसीलर लगा लिया। बट फिर नेता लोगों को ये नहीं पता होता, इतनी चीज़ें लगा लेंगे तो फिर वो अपनी स्किन इतनी हैवी कर लेते हैं। तो उनको थोड़ा थोड़ा अगर हमें गाइड करना हो कि आप ऑरेंज करेक्टर करने के लिए नहीं कर पा रहे, एक हल्का सा वार्म कंसीलर लगा लें। और फाउंडेशन, अगर स्किन ऑयली है या फिर यंग है तो आप चाहे कोई भी फाउंडेशन लगा रहे हो, लेकिन अगर ड्राई स्किन है या एजिंग स्किन है तो उसमें कोई पतली चीज़ ज़रूर मिक्स करें, उसको हल्का डाइल्यूट करें। फरियाल जी देखिए, आजकल जो भी एक्ट्रेसेस हीरोइंस आती हैं, उनको उनके पास कमाने का और ड्रामों के अलावा और बहुत सारे चैनल्स हैं, इन द सेंस के वो मॉडलिंग कर सकती हैं, वो कपड़ों की मॉडलिंग करती हैं, वो एड्स में तो आती भी हैं, लेकिन उसके अलावा भी ज्वेलरी के शूट्स हैं, मेकअप शूट्स हैं। सो जब आप जिस ज़माने में एक्टिंग कर रही थी टीवी पे, जो कि आपने बहुत ही लिमिटेड की, उस वक्त एड्स के अलावा और आप कहाँ से एक तरह से कहें अगर आपकी कमाई या बिजनेस या फाइनेंशियल नीड्स जो हैं वो कैसे पूरी होती हैं? हमारे घर में एक दरख्त था, उसके पत्तों को तोड़ के
मैं घर में बैठकर जाली नोट बनाया करती। मैं हाँ ज़ाहिर मजाक स्टार्ट करती हैं तो हम सीरियस हो हाँ जाते मैंने हैं कहा बिल्कुल। तुम बताने वाली है कि दरख्त के अंदर कुछ ऐसा था। देखिए 23 साल की उम्र में हाँ। मेरी शादी हुई, 24 साल की उम्र में मैं यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान में पढ़ा रही थी। हाँ। मेरे ख्याल में तनख्वाह तकरीबन 2700 रुपये होती थी। हाँ। बहुत थी हमारे लिए, ठीक है, 2 लोग कमा रहे थे तो अच्छा गुजारा होता था। घर भी अपना हमारा कैंपस पे, जब मैं जॉइंट फैमिली में रहती थी उसके बाद हमें अपना घर भी अलॉट हुआ था। मैं हमेशा से लिखती थी, मेरा कॉलम छपता था डॉन में बहुत सालों के लिए। अब ज़ाहिर है वो तो इतने पैसे नहीं होते थे कि आपका गुज़र बसर हो, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि जिस घर में मैं पैदा हुई थी वो 35 कनाल का था, तो उस पे अम्मी ने प्रॉपर्टीज़ बनाई थी। उन प्रॉपर्टीज़ पे फिर हम सबको अपने अपने रेंट्स मिलते, हाँ रेंट्स मिलते थे हाँ, ना। अच्छा। एक में तो जो मेरा घर था उसमें तो जावेद शेख रहते थे। अच्छा हाँ, और अरे वाह, उनसे आप मेरा मालिक मकान रह चुकी हैं हाँ, उनकी। हाँ, और वो बहुत क्यूट थे। हाँ, और वो बहुत तंग करते थे। किस लिहाज से कह रही हैं आप तंग करते? रेंट अच्छा। नहीं देते थे तो मैं पहुंच जाती खूबसूरती थी। उनकी कमजोरी थी मैंने ना। हाँ हाँ, और नीली भी आती थी, अल्लाह वहीं होती थी। तो अच्छा मैं पहुंच जाती थी क्योंकि हमारे घर पीछे थे, इनका घर मेन रोड पे था। हाँ। तो मैं पहुंच जाती थी वही अपने ट्रैक सूट और टी शर्ट पहन के ना, और टिंग टिंग जावेद साहब इट्स 3 months नाउ, वेयर इज माई रेंट। ठीक है, तो वो कच्छा पहन के निकल आते थे और हैं खूबसूरत हैं उस वक्त तो और भी ज़्यादा अभी थे। भी हैं। हाँ हाँ, और बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे अच्छे इंसान दिल के हैं, मुझे मालिक। बहुत पसंद है। तो वो फिर इस तरह कहते थे देखें मुझे इस घर से बहुत उनसियत हो गई है तो मैं यहीं रहूँगा, लेकिन अभी इस वक्त क्योंकि इंडस्ट्री बैठी हुई थी ना, हवाई रोजी है ना, कभी फिल्म आपकी- इंडस्ट्री में थे ना वो, तो फिल्म इंडस्ट्री तो बिल्कुल बैठ गई थी वो। तो आपने फिल्म्स की कभी? मैंने जरगुल की थी। अच्छा। जरगुल थी टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पाकिस्तान की, पीरज़ादा के साथ ना, सलमान पीरज़ादा ने, लेकिन वो कमर्शियली रिलीज नहीं हुई। तो सुने ना अच्छा, वो- जावेद शेख का डायलॉग, मुझे बड़ी उनसियत है इस घर से। मैंने कहा मुझे बड़ी मनहूसियत लगती है आपका यहाँ बगैर रेंट दिए रहना। फिर क्या हुआ, कुछ साल गुजरे और हमारा 2002 में एक सीरियल इकट्ठा बना। पहला वाला तो मेरा 92 में था, चांद गिरहन, हाँ। ठीक है, असगर नदीम सैयद का शफ़ी मोहम्मद के साथ। और हैदर इमाम रिजवी साहब। हाँ, और शफ़ी मोहम्मद जैसा कोई एक्टर ना कभी पैदा हुआ था ना उसके बाद पैदा होगा। कमाल। शफ़ी। अच्छा, ये जो चांदनी रातें शायद ये था, जावेद फाजिल थे जो फिल्म डायरेक्टर थे, बहुत अच्छे थे। तो उसमें जावेद शेख मेरे हस्बैंड थे, ठीक है। तो और मैंने उनको खुद मशवरा दिया उस स्क्रिप्ट में, हाँ। कि भाई औलाद तो मेरी नहीं हो रही, बल्कि पूरा था इसी उस पर ना कि एक औरत की औलाद नहीं हो रही। तो मैंने उनको मशवरा दिया कि आप दूसरी शादी कर लें ना। तो दूसरी शादी जो वो दुल्हन लेके आते हैं वो महानूर बलोच होती हैं। हाँ। सो बहुत ही यंग थी, बहुत प्यारी बच्ची है। हाँ। तो मज़े का था, उसमें काफ़ी इंट्रीग्स थी, ये था वो था, हुमायूं सईद थे, हम सब छोटे छोटे थे। तो अब अगर दोबारा से आपको कोई कहे, सुने ना, अभी अच्छा, अभी end नहीं हुई, स्टोरी मतलब नहीं कि- एंड हुई, स्टोरी नहीं अच्छा, एंड फिर हुई। जावेद शेख का क्या? हाँ, अच्छा, उस वक्त जो सीरियल की पेमेंट थी वो ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 लाख होती थी पूरे सीरियल 13 उस एपिसोड। वक्त। हाँ, मतलब लेकिन वो प्राइवेट प्रोडक्शन थी, मगर हाँ, फिर भी लाख लेकिन 2 मुझे लाख 5 लाख उन्होंने पता नहीं क्यों दिए। तो मैंने कहा चलो, मतलब आपने पूछा ना गुजर बसर कैसे होता था, बिकॉज आई थिंक एट दैट टाइम नॉट श्योर, ये 2002 में था। आई वॉज एक्चुअली मैरिड एंड माई हस्बैंड वॉज $1 million डॉक्टर। My second husband. ये मुझे नहीं पता। हाँ, he died. He had cancer. तो he was earning million plus. Dermatologist थे कैलिफोर्निया में। तो शेख साहब आए। अच्छा। जब 13वां या पता नहीं 14वां एपिसोड, एक एक्स्ट्रा एपिसोड भी मुझे याद है उन्होंने किया था, जिसके लिए सब लोग कह रहे थे कि भी हमें तो 5,000 रुपये चाहिए। 5,000 रुपये एक एपिसोड के लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। शेख साहब मेरे पास आए और बड़ी शर्मिंदगी से ना अपनी जेब से चेक निकाल के दिया कि ये वो किराए वाले? हाँ, मैंने कहा ये मेरी पेमेंट जो है ये मैं आपको अदा करना चाहता हूँ, वो जो रेंट नहीं दे सका ना। हाँ, मुझे बहुत प्यार आया। मैंने कहा नहीं, आप रखें, ये आप इसमें से चना जोर गरम खा लें। तो
मुझे इज़ अ ये वेरी था। नाइस पर्सन। हाँ, आप पूछी थी कि अच्छा, अगर मुझे बातों बातों में आपने बता दिया मुझे, तो मैं तो आपकी एक ही शादी के बारे में जानती थी, मुझे तो ये पता ही नहीं आपकी। हाँ, नहीं, आई डिड मैरी अगेन बट ही डाइड ऑफ कैंसर। पाकिस्तानी डॉक्टर इन कैलिफोर्निया। वाह, तो लाइक अब बीच बीच में आप काफ़ी अरसे गायब रही, तो हमें आप पता ही नहीं। कैलिफोर्निया चली गई थी? मैं 4 महीने उधर, 4 महीने आप इधर। सीवी तो देखें इनकी जो मेरे पास है, तो कौन कौन सी दुनिया का कोना नहीं है जहाँ सिर्फ रही नहीं है, पढ़ाई भी की है। कहीं ना कहीं आप कहीं भी गई हैं, आपने कुछ ना कुछ ग्रैब किया है वहाँ से, पढ़ाई की है, मैं हूँ ग्रैबी, सीखा है। ग्रैबी टाइप हूँ। उनके भी डिम्पल पड़ता था? उनका यहाँ था बहुत खूबसूरत डिम्पल इनकी कमजोरी है। वो तो मैं फिदा हूँ ना, और उनकी आंखें थी। तो वो आप पे कैसे फिदा हुए थे? मेरा यहाँ पड़ता है डिम्पल। ये कहानी डिम्पल, इसके साइड में डिम्पल लग देना प्रोग्राम का नाम होना चाहिए। हाँ, तो वो आपको कहाँ मिले थे? लाइक वहीं मेरे डेंटिस्ट के दफ्तर में। अच्छा, उनकी क्लिनिक में उनके भाई थे, तो अच्छा। हाँ, बहुत ही नायाब से थे। हाँ। तो बस फिर 9 साल शादी रही एंड ही डाइड। और बस उस वक्त से मैं बस अपने 18 4 टांगों वाले जानवरों के साथ, जो मेरे बच्चे हैं उनके साथ ज़िंदगी गुजार रही हूँ। और बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आ रहा है। मैं शुक्र करती हूँ रोज़ाना सेहत के लिए। मैंने अपनी बहन को कैंसर से गुजरते हुए देखा। मैंने अपने भाई के बेटे को, एक बहुत ही मोहलिक बीमारी थी जो बहुत रेयर है, उसको तड़पते हुए देखा। असल जो उन्होंने कैंपेन एंजेलिना जोली ने जो शुरू किया था, वो था कि जिनमें ये डिटेक्ट हो जाए कि आपका ये जीन जेनेटिकली प्रीडिस्पोजिशन है, तो वो अपनी मस्टेक्टमी करवा, उन्होंने दोनों डबल मस्टेक्टमी करवाई थी, यानी कि ब्रेस्ट रिमूव करवा दिए थे। ताकि वो मतलब जड़ी निकल जाए ना। तो अभी मैं कई ऐसे इवेंट्स पे गई हूँ जिसमें कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस की बात होती है। और नहीं, लेकिन अब तो और भी बहुत सारे कैंसर है, जैसे CA125। ये भी मैंने एंजेलिन के कहने पर मैंने भी पिछले दिनों अपना टेस्ट कराया, क्योंकि वो यही कह रही थी कि हमें करवाना चाहिए। अब तो सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन का भी वो मुहिम चल रही है कि आप व्हिच इज वेरी इम्पोर्टेंट, और उसके बारे में वैक्सीनेशन इज यंग गर्ल्स बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, सो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि कहते हैं ना कि भाई औरत पढ़ ले, लिख ले, खूबसूरती, ये सारी चीज़ें उसके साथ कनेक्टेड होती हैं। काइंडनेस, जनरेशन्स को तरबियत देना, बहुत सारी चीज़ें खातून के साथ, ख़वातीन के साथ कनेक्टेड होती हैं। और अगर हम क्योंकि फरियाल गौहर की यहाँ बात कर रहे हैं, सो काफ़ी अरसे से मैंने ये देखा है कि आपने अपने पहनावे को एक सिग्नेचर दे दिया है, वो है साड़ियाँ। हम आपको ज़्यादातर साड़ियों में ही देख रहे होते हैं। सो आपने कितने अरसे से अपना ये सिग्नेचर जो है वो बनाया हुआ है? मैंने कोई कॉन्शियसली सिग्नेचर नहीं बनाया। मेरा तो सिग्नेचर मेरे बैंक के चेक्स पे चलता है। अम्मी पहनती थी ना। और तो हमें तो 14 साल की उम्र में ओढ़ना सिखा दिया था, और बल्कि उन्होंने कहा था कि अब इसमें नेटबॉल भी खेलो साड़ी ओढ़ के। हाँ, तो हम बैडमिंटन भी खेलते थे साड़ियों में। अच्छा। तो हाँ, तो बहुत एक ईजी हमारे लिए लिबास था। दूसरा ये था कि इट नेवर गोज़ आउट ऑफ स्टाइल ना। और तीसरा ये था कि मैं बचपन में अमेरिकन स्कूल की पैदाइश थी, तो जीन्स और टी शर्ट के अलावा कुछ था ही नहीं। वो पहली शलवार कमीज़ थी जिसमें मैंने अपने होने वाले ससुराल को भगा दिया था ना। ये अपनी भैंसों वाली स्टोरी सुना कर। तो मेरे पास ये वाले लिबास बहुत कम हैं, मैं बनाती नहीं हूँ। मैं आपको बताऊँ कि मेरी ज़िंदगी के जो पाकिस्तानी मलबूसात हैं, वो सफ़ेद शलवार है और उस पर भी कलफ लगी हुई, और मलमल का दुपट्टा है, और लॉन की कमीज़ है। और मैं क्योंकि रिमोट एरियाज़ में काम करती हूँ, मसलन पिछले 15 सालों से मेरा ताल्लुक़ दयामर बाशा डैम और दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से रहा है एज अ कंसल्टेंट। तो मैं जब वहाँ जाती हूँ तो मैं बहुत बड़ी चादर ओढ़ती हूँ। ओके। और शलवार कमीज़? और बिल्कुल, और सफ़ेद शलवार होती है मेरी। तो ये साड़ी जो है वो सिर्फ ग्लैमर के लिए होती है? नहीं, ये साड़ी काम करने के लिए शलवार ज़ाहिर है, लाहौर के लिए, कराची की रेंची के लिए, और शाम को कहीं निकल गए तो साड़ी ही ओढ़ी। कहना कि ये मतलब कि आई हैव नेवर केप्ट अप विद द ट्रेंड्स, बिकॉज आई फाइंड ट्रेंड्स आर टेम्पररी। वो बस आज के लिए हैं। आपको वो पहनना चाहिए जिसमें आप जचे। हाँ, जो आप पे जचे और जिसमें आप कंफर्टेबल हो ना। इस टॉपिक पे बात करने के लिए मेरे पास सादिया रबानी है, डिज़ाइनर है, आयरीन बाय सादिया रबानी। मैंने आज उन्हीं का काफ्तान पहना है। अस्सलाम वालेकुम साद, कैसी हैं आप सादिया? ठीक ठाक है भाई। इन्होंने तो अपनी पूरी तफसील हमें बताई कि इनके लिए ट्रेंड्स मैटर नहीं करते।
वैसे भी मेरे अब्बा ये कहते थे कि ये पहनना ओढ़ना बाद में आता है, आपकी पर्सनालिटी पहले आप इतनी बिल्ड करें कि वो पहनना ओढ़ना उस पर डोमिनेंट ना हो। आपकी सारी चीज़ आप कितना भी महंगा पहन लें, आपकी पर्सनालिटी नहीं होगी, वो रायगा चली जाएगी। इनका ऑरा तो शुरू से ही इतना वो अनमैचेबल रहा है। आई मीन शी इज गॉट सच अ नाइस पर्सनालिटी। एग्जैक्टली, हमने तो वी हैव ग्रोन अप यू नो वाचिंग हर वेयर साड़ीज। आई मीन आई रिमेंबर यू एज अ साड़ी आइकॉन। हाँ रियली आई थिंक क्योंकि आपने उसमें पहनी थी ना चांद गिरहन और चांदनी रातें, वो उतना आपने साड़ियाँ एक फैशन के तौर पे लेकर आ गई थी। आपकी साड़ियाँ पता आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही थी। आई थिंक दैट्स व्हेन यू रियलाइज कि साड़ी को आप कैजुअली भी पहन सकते हो। अदरवाइज साड़ी जो था ना एक फॉर्मल आउटफिट था कि शादियों में पहन ली, ईद पे पहन ली। आई मीन कैजुअली पीपल नेवर यूज्ड टू वेयर साड़ीज, बट जो आपने कैरी किया अपने ड्रामे में, लाइक आपका जो इतना ऑरा स्ट्रॉन्ग था। देखिए जिस दौर में मैं बड़ी हो रही थी तो हम किरेंची आया करते थे, हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे यहाँ, और हम बहादराबाद में रहते थे। यही इलाके होते थे उस ज़माने में, डिफेंस वगैरह कोई नहीं था, ठीक है। और हम जाते थे बहादराबाद से आइसक्रीम खाने, ठीक है, और चूरन ख़रीदने, चूरन। सही। तो अम्मी भी साड़ी में मलबूस होती थी, और जो उनकी दोस्त जहाँ हम ठहरते थे वो भी साड़ी ओढ़ के, यानी तमाम ख़वातीन उस जनरेशन की साड़ियाँ ही पहनती थी। नर्सेस भी साड़ियाँ पहनती थी। फौज में भी साड़ियाँ ही होती थी। मेरी जो कराची में शायद ज़्यादा कॉन्सेप्ट था, लाहौर और उस साइड पर नहीं था, लाहौर में बिल्कुल सही कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर गंगा जमुना पार के लोग जो हैं वो साड़ी लेकर आए ना। तो मेरी फुप्पी जो आप कह रही हैं ना कि फ़ौज में भी, मेरी फुप्पी फ़ौज में आर्मी मेडिकल कोर में कर्नल थी, वो साड़ी पहनती थी। और इस हद तक, यानी क्योंकि वो ब्रिटिश इंडिया से शायद चला आ रहा था ना। आप सोचें कि अभी भी साड़ी पहनी जा रही है फ़ौज में, जो मैं समझती हूँ कि बहुत बेहतरीन बात है। हाँ, बहुत ही ग्रेसफुल। उनकी डॉक्टर्स भी और यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म है, पार्ट ऑफ द यूनिफॉर्म। एक ब्रेक के बाद हम दोबारा वापस आते हैं, इसे कंटिन्यू करेंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम वो कहते हैं ना कि आप पे कोर्स कर रहे हैं। हाँ, 2.5 घंटे से फरियाल गौर पे हम कोर्स कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं। फिरा हुआ दिमाग। हाँ नहीं आज बेसिकली मेरा आपके साथ सेकंड इंटरव्यू है जी, और मुझे आपको और ज़्यादा जानने का मौका मिला है, और डिफरेंट परसेप्शन जो कहते हैं ना कि आप एक दफ़ा देखते हो किसी को और आप उसका इमेज कायम कर लेते हो, वो मेरा चेंज हुआ है। आप इतनी विटी हैं, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना मज़े का है कि हमें पता नहीं चला कि ये हमारा आखिरी सेगमेंट नहीं, मगर दिल मांगे मोर। दिल मांगे मोर। फिर भी मैंने ना सनशाइन का फालूदा खाना है। खत्म हो गया है वो। नहीं यार, वो नहीं रहा है। मैं आपको खिलाऊंगी। सारी अच्छी चीज़ें नहीं, मगर आपने फिजिकल फिटनेस का नहीं बताया। फिजिकल फिटनेस मैं मुशक्कत करती हूँ, नहीं होता, वो गार्डनिंग करती हैं कबूतरों को। मतलब मैं एथलीट थी। हाँ, मैं स्पोर्ट्स में थी ना बहुत ज़्यादा, तो उसमें आपको आदत हो जाती है। मतलब मैं 40 या समटाइम्स 1.5 hours 90 minutes वॉक करती हैं। अभी भी। हाँ, और स्विम अभी करती हम हूँ। डॉक्टर आयशा, अब हम कपड़ों वपड़ों की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब ओके हाँ तो अब जाहिर है अब सादिया आई है तो सादिया भी कुछ तो बोलेगी। फैशन और कपड़ों की बात होनी है। हाँ, तो सादिया आप पूछ सकती हैं एज फैशनिस्टा के, ज़ाहिर आप कपड़े डिज़ाइन करती हैं, तो आपको क्या लगता है, माशाल्लाह इतनी टॉल हैं ये, साड़ी के अलावा और क्या इन पे काफ्तान्स भी बहुत अच्छे हैं। काफ्तान्स तो अब देयर सो मच इन फैशन। आपने कभी ट्राई किए काफ्तान्स? ये लाइक नहीं, मैं तो घर में पहनती हूँ। आई थिंक इट्स द मोस्ट कंफर्टेबल आउटफिट। हाँ हाँ, that's what I wear, that's what I live in। यहाँ भी काफ्तान ही पड़ा हुआ है मेरा, जहाँ ठहरी हुई हूँ। हाँ, दरवाजे के पीछे लटका हुआ है। हाँ, वो आप नॉर्मली कैजुअली पहनती हैं? हाँ, घर पे शुरू से, मतलब अम्मी भी पहनती थी, मदीहा भी पहनती थी। मदीहा के काफ्तान मैंने ले लिए। हाँ, 2 ही चीज़ें मिली मुझे, काफ्तान मिले 2। आई थिंक काफ्तान साड़ी भी इट्स एन एजलेस आउटफिट। हर एज ग्रुप के लोग पहन सकते हैं। हमें ना साड़ी को एक वो एज लिमिट रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए कि सिर्फ ओल्डर एज ग्रुप पहने। आजकल तो यंग बच्चियां भी साड़ियाँ पहन रही हैं, दे कैरी इट सो नाइसली। हाँ, वो क्योंकि इन लोगों ने ट्रेंड वो ले आए ना, वरना इंडिया में भी जो यंग लड़कियां हैं वो साड़ियाँ उन्होंने पहनना छोड़ दी। बहुत कॉन्सेप्ट है साड़ियों का। नहीं, लेकिन अब जैसे यासिर इंडिया से होकर आया था तो उसने कहा कि अब तो यंग बच्चियां शॉर्ट्स, जीन्स और वो सारी चीजें पहन, लेकिन फॉर फॉर्मल ओकेजन्स वगैरह वो साड़ी वगैरह। सो क्या मटेरियल्स आप प्रेफर करती हैं अपनी साड़ियों के, कि क्या किस तरह के ड्रेप्स आपको अच्छे लगते हैं? देखिए, क्योंकि आई एम ब्रॉड शोल्डर्ड, बट
you have to be aware of the fact that you can carry some fabrics और दूसरे fabrics में आप और भी ज़्यादा चौड़े लगते हैं। तो इसके बावजूद कि मैं कलफ वाली शलवार ज़रूर पहनती हूँ, मुझे शलवार बहुत अच्छी लगती है। मतलब I wear everything, I mean I wear palazzos, I wear everything, ठीक है। But I prefer खद्दर, I prefer homespun, मतलब जो हमारे हैंडलूम की जो चीज़ें हैं वो। I prefer linen. This is tussar, this is raw silk. It's a very nice fabric. इसकी फॉल बहुत अच्छी आती है ना? हाँ, and this is from Dhaka, so it has animals on it. तो मैं एनिमल लवर। हाँ, मैं क्यों एनिमल्स। सो मैं आपके फेवरेट्स कौन से हैं? सिल्क्स हैं, खद्दर हैं? तब देखिए हमारे बड़े सग़ीर में टेक्सटाइल्स का कमाल है। बंगाल के जो जोलाहे थे वो इतनी बारीक साड़ी वीव करते थे कि उसको कहते थे कि पूरी साड़ी को आप एक अंगूठी के अंदर से गुजार सकते हैं, ठीक है, इतनी महीन बारीक होती थी। तो मुझे तो वो सबसे खूबसूरत लगता है, वो फैब्रिक। उसकी साड़ियाँ बनती हैं, कोटा साड़ी उसको कहते हैं, और उसको एयर कंडीशन साड़ी कहते हैं। बहुत बारीक होती है, वही जो हवादार। हाँ, और इसमें से अंगूठी में से गुजर जाती है। अच्छा, मैंने हमेशा ये नोट किया है कि देखो हमें आहिस्ता आहिस्ता समझ आती है कि हमारी बॉडी पे क्या सूट करे। मैंने जैसे आपको साड़ियाँ पहने हुए देखा है, आपको ये पता है कि आपके शोल्डर्स ब्रॉड हैं, तो आपको गला किस तरह का आपके ऊपर सूट करेगा। हमेशा से जो टक इन आपके साड़ी के पल्लू होते हैं वो अंदर ब्लाउज के इस तरह हुए हुए होते हैं। सो वो हमेशा मतलब ये एक वो होता है ना कि जिसके शोल्डर्स ब्रॉड हैं उसको ये गले पहनने चाहिए, जिसकी गर्दन थोड़ी छोटी है। ये हमारे यहाँ की ख़वातीन को इतनी इसमें नॉलेज नहीं होती है, वो गड़बड़ करती हैं फैशन में, फिर कोई उनको समझाने वाला मिल जाए। काफ़ी बच्चियाँ मेरे पास आती हैं, वो कहती हैं जी हमें प्योर शिफॉन की साड़ी चाहिए। अब दे डोंट अंडरस्टैंड कि प्योर शिफॉन जो होता है, आपको शायद पता होगा, इट्स अ वेरी लाइट वेट फैब्रिक। उसकी साड़ी बिल्कुल अच्छी नहीं बनती, इट क्लिंग्स ऑन टू द बॉडी, और उसकी पीच पे सही नहीं बनती। तो ये काफ़ी आपको समझाना पड़ता है, यू नो, कि इंस्टेड ऑफ प्योर शिफॉन यू गो फॉर जॉर्जेट शिफॉन। उसकी फॉल अच्छी आती है। यू नो, व्हेन यू आर मेकिंग अ साड़ी यू नीड टू कीप इन माइंड कि जो फैब्रिक है वो थोड़ा सा हैवी होना चाहिए। वो तभी उसकी जो प्लीट्स है इंटैक्ट रहती हैं, इट ड्रेप्स ब्यूटीफुली, ड्रेप अच्छा होता है। तो यू नीड टू कीप दिस थिंग्स इन माइंड कि जो फैब्रिक है थोड़ा सा हैवी हो। तो आई सजेस्ट माई क्लाइंट्स कि आप लोग शामो सिल्क पहने इंस्टेड ऑफ प्योर रॉ सिल्क। क्रेप सिल्क की साड़ी भी नहीं बन सकती बिकॉज इट्स वेरी लाइट वेट, बट शामो सिल्क की बहुत अच्छी बनती है। टसल सिल्क की इन्होंने पहनी हुई है, इसकी फॉल बहुत अमेजिंग होती है, इसकी बहुत अच्छी साड़ी बनती है। जॉर्जेट शिफॉन की बहुत अच्छी होती है, बट प्योर शिफॉन की अच्छी नहीं होती। की भी, लेस की भी पहन जिसकी फॉल अच्छी हो, जो हैवी फैब्रिक हो, उसकी साड़ी हमेशा अच्छी बनेगी। बट लाइट वेट फैब्रिक, लेस आई हुई है जो थोड़ी सी स्ट्रेचेबल होती है, उसकी फॉल अच्छी होती है, फिगर आपकी बहुत अच्छी लगती है ना, एक स्लीक लुक आती है ना। लोग तो ऑर्गेन्जा की साड़ी भी बहुत अच्छा कैरी करते हैं, हालांकि उसमें इतना वॉल्यूम होता है, बट ये है कि यू शुड नो हाउ टू कैरी। हाँ, बट यू शुड नो हाउ टू कैरी योरसेल्फ। लोग ऑर्गेन्जा की साड़ियाँ भी बहुत अमेजिंग तरीके से कैरी करते हैं, हालांकि उसका अच्छा खासा वॉल्यूम होता है। बिल्कुल बिल्कुल। बट वही वाली चीज़। तो आप मैं आपसे आखिरी सवाल यही पूछना चाहूँगी अपने शो का, क्योंकि हम आपको दोबारा से चाहते हैं। आप शोज़ में आई हैं तो ही आज लोग उछल के कूद के खुश होकर टीवी के आगे बैठ गए होंगे। सो अगर आपको कोई कहे इस वक्त कि प्लीज़ आप किसी सीरियल, किसी ड्रामे में हम आपको देखना, मुझे नहीं, कोई लेता ही नहीं है। ऐसे क्यों कह रही वो है? नहीं, वो कहते हैं ये बस एक्सपायरी डेट हो चुकी है। अरे नहीं, ऐसे नहीं कहें। मैं कर रही हूँ। हाँ करिए। हाँ मैं कर रही हूँ। मैं बुढ़ी पठानी का रोल कर रही हूँ और बहुत मुझे मज़ा आ रहा है। एहतशामुद्दीन हमारे डायरेक्टर हैं। वो डायरेक्टर भी ऐसे ज़बरदस्त चुने आपने। हाँ, और मेरे साथ बिलाल अशरफ हैं जो ज़बरदस्त इंसान है। और गेस व्हाट, क्या उसके डिम्पल्स हैं। इतना प्यारा शख्स है। एंड द गॉर्जियस माया, माया अली है ना, हाँ, शी इज जस्ट लवली। उसको अनकरीब हम आपको देखने वाले। हाँ, जब मैं उसको देखती हूँ ना तो मैं लाइनें भूल जाती हूँ, इतनी वो खूबसूरत है। जैसे हम आपको देख के भूल रहे हैं। हाँ, जैसे हम भूल गए आपको देख के। ना मरे, ऐसी क्या बात है। आज हमने एक शॉर्ट कोर्स तो कर लिया फरियाल गौर से। तो मुझे ना, मेरे लिए ना तो दो आप लोग की नैंची में कहते हैं स्क्रिप्ट, 2 स्क्रिप्ट लिखे जा रहे हैं। हाँ, मेरे पसंदीदा स्क्रिप्ट राइटर लिख रहे हैं, उनका नाम है फसी बारी खान। आहा, क्या बात है। उस सीरियल में मैं सुजुकी चलाऊंगी, कैरी डब्बा। ये हमें इंतजार रहेगा। पिक एंड ड्रॉप। आप एक टीजर दे गई मेरे शो पे आकर जो है, टीज कर लिया मैंने। तो ये बहुत खुशी की बात है
कि हम जो है Wow, आपको after a दोबारा long स्क्रीन पे time. टीवी ARY कभी पूछता ही नहीं है। ARY कैसे नहीं पूछता है, ARY को पता लग गया बस। अब आप देखिए बस जरा 50-50 करेंगे। अब निदा एक्शन में आएंगी। 50-50 कमीशन अंडर द टेबल। थैंक यू सो मच फरियाल जी, बहुत शुक्रिया अपना प्रेशियस टाइम हमें देने का, हमारे ऑडियंस को देने का। वो आपसे प्यार करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। Thank you so much. It's been a pleasure, Nida. You know how much I've always loved you. I know, और मैं आपसे जितना मिल रही हूँ मुझे आपसे और मोहब्बत होती जा रही है। हालांकि मेरी तो डिम्पल भी नहीं है। ओह, थैंक यू आप लोगों का भी एज एक्सपर्ट बहुत शुक्रिया। गाइडलाइंस देने का। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज, मज़ा आया ना?